नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पीआईबी न्यूज़ को समराइज़ करने वाले हैं। पीआईबी न्यूज़ ऑफ जून। तो जून मंथ का जो भी पीआईबी न्यूज़ है, पूरे मंथ का एक ही वीडियो में आपको समराइज़ेशन मिल जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो चीज़ आपको याद करना ज़रूरी है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा और आप याद कर लोगे। ठीक है? इससे पहले, जून से पहले मैंने जुलाई मंथ का ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है। ठीक है? तो वो चीज़ आप ज़रूर एक्सेस कर लेना। जुलाई मंथ का पीआईबी न्यूज़ एक ही वीडियो में कवर कराया है। फिर जून मंथ का पीआईबी न्यूज़ एक ही वीडियो में कवर करा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, जो अनइम्पोर्टेंट है उसको हटा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जितना भी हो सकता है सारा न्यूज़ को यहाँ पर मैंने डाला हुआ है। ठीक है? तो किस तरीके से डाला है ताकि 1 घंटे में ही सारा न्यूज़ आ गया है, ठीक है? डेढ़ घंटे में सारा न्यूज़ आ गया, किस तरीके से मैंने डाला है? तो मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको पीआईबी न्यूज़ से रिलेटेड ना जून मंथ के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। वहाँ पे मैंने हर पीआईबी न्यूज़ को एकदम डिटेल में समझाया है। डिटेल में समझा करके आपको नोट्स पढ़ाया है। वो जो नोट्स आपको वहाँ पे पढ़ाया था, वो नोट्स को फिर यहाँ पर मैं क्लब कर दे रहा हूँ। तो सारा नोट्स जो चीज़ आपको याद रखना है, जो पॉइंट टू पॉइंट आपको दिमाग में रखना है टिल द एग्ज़ाम डेट, टिल द एग्ज़ाम मोमेंट, वो चीज़ मैंने यहाँ पर समराइज़ किया हुआ है। तो आप एक वीडियो देखो, जून मंथ का जितना भी नोट्स है, वो आपको मिल जाएगा, वो आप समझ जाओगे। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि पिछला 2 वीडियो जहाँ पर मैंने जून मंथ का पीआईबी न्यूज़ को डिटेल में कवर कराया है, वो वीडियो अगर आप नहीं देखना चाहते हो, तो फिर इस पीडीएफ को आप एक बार रीड कर लो और मैं जो आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ आप पढ़ लो। ठीक है? ये कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप पूरा पीडीएफ को नहीं पढ़ना चाहते हो, 57 पेजेज़ का पीडीएफ को नहीं पढ़ना चाहते हो, तो उस केस में आप मेरा पिछला 2 वीडियो जून मंथ का, जहाँ पर मैंने पीआईबी न्यूज़ को डिटेल में समराइज़ किया है, समझाया है, उसको आप देख लो। वो आपका काम कर जाएगा। ठीक है? तो उस तरीके से आपका समझ में आ जाएगा कि जो भी पीआईबी न्यूज़ है वो आपका दिमाग में समझ में आ जाएगा। लेकिन जो याद रखना है वो इस वीडियो में आपका याद हो जाएगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आप समझ पाएँगे। ठीक है? यहाँ पर 57 पेजेज़ का ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है? ये जो 57 पेजेज़ है, जो आप पिछला 2 वीडियो देखिएगा, वो पिछला 2 वीडियो में मैंने 45 पेजेज़ तक कवर कराया है। ठीक है? फिर आप बोलेंगे कि सर बाकी पेज का क्या हुआ? 57 पेजेज़ है, आपने कराया सिर्फ 45 पेज है। तो ये जो बाकी का पेजेज़ है ना, ये मैंने सेपरेट वीडियो करके डाला हुआ है अपने प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का क्या नाम है? आरबीआई ग्रेड बी 2024 जनरल अवेयरनेस। तो वहाँ से आप इसको सेपरेट देख सकते हैं। ठीक है? तो 11 वीडियो है 10-10 मिनट का सेपरेट, उसको आप देख लीजिए और पिछला 2 अ, वीडियो जून मंथ का, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है पूरा ये जून मंथ का, वहाँ पर आप देख लीजिए और फिर आप ये वीडियो को देखिए, आपको हर चीज़ याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन में आपको याद करना है, एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी याद रखना है, उसको ही मैं समराइज़ कराता हूँ और इससे आपका बहुत फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा समराइज़ करना, ठीक? तो अब हम लोग समराइज़ करते हैं, जितना भी आज हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि डीपीआईआईटी के हिसाब से एफडीआई जो है हमारे इंडिया में वो 5 ईयर लो में पहुँच गया है, 44 बिलियन हो गया है। एफडीआई का मतलब क्या होता है? जो बाहर के देश के आदमी आते हैं, कंपनीज़ आता है हमारा देश में और हमारा देश में बिज़नेस सेटअप करता है। इसको ही हम लोग एफडीआई कहते हैं। एफडीआई और एफपीआई में बहुत अंतर है। एफपीआई का मतलब होता है कि फॉरेनर्स जो है वो शेयर्स खरीद के बैठ गए हैं और एफडीआई का मतलब होता है कि जो फॉरेनर्स हैं वो हमारे देश में कुछ डेवलपमेंट किए हैं। तो हमारे देश में जो डेवलपमेंट किए हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एफडीआई का डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 5 ईयर का लो में है इस बार का डेटा है एफडीआई को लेकर के। ये किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने ये डेटा रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि एफडीआई जो है इंडिया में वो 5 ईयर के लो में है, 44 बिलियन के हिसाब से, मतलब 44 बिलियन है। इसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बाहर के देशों में खर्चा कम हो रहा है, तो अगर खर्चा कम होगा तो एफडीआई भी कम आएगा। साथ में इन्वेस्टमेंट सैचुरेशन हो गया है, यानी कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी डन है, तो कोई-कोई सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके वजह से 5 ईयर लो में पहुँच गया है 44 बिलियन एफडीआई। कौन-कौन सा सेक्टर है जिसने एफडीआई देखा है? सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एफडीआई देखा है 8 बिलियन का, फिर है सर्विस सेक्टर, फिर ट्रेडिंग सेक्टर, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। टॉप एफडीआई सोर्स क्या है? मतलब कौन-कौन सा ऐसा देश है जहाँ से हम लोगों को एफडीआई मिला है मैक्सिमम? सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएस, नीदरलैंड, जापान। सिंगापुर से हम लोगों को ऑलमोस्ट 12 मिलियन का एफडीआई मिल गया है। मॉरिशियस से 8 बिलियन का, यूएस से 5 बिलियन का, नीदरलैंड से 5 बिलियन का और जापान से 3 बिलियन का। ये डेटा को आप याद रखिएगा। कौन सा स्टेट है जहां पर मैक्सिमम एफडीआई हुआ है? महाराष्ट्र का और कर्नाटका। महाराष्ट्र में मुंबई है, कर्नाटका में बैंगलोर है ना? इसके बाद देखिए अगला कहा गया कि पीपीपी डेटा के हिसाब से हम लोग
हर इकोनॉमीज को रैंक करते हैं और देखते हैं कि पीपीपी के हिसाब से कौन सा देश का इकोनॉमी बड़ा है, कौन सा देश का इकोनॉमी छोटा है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम। इंटरनेशनली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बेस्ड ऑन पीपीपी डेटा। रेफरेंस ईयर लिए हैं 2021 का, ठीक है। ये पीपीपी डेटा क्या है? पीपीपी क्या है? पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। फॉर एग्जाम्पल 100 समोसा खरीदने के लिए आपको 600 रुपये यहाँ पर लगेगा इंडिया में, लेकिन यही 100 समोसा अगर आप यूएसए में जाकर खरीदेंगे तो $10 में आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि आपको 100 समोसा खरीदने के लिए कितना यहाँ पर डिफरेंस हुआ, $1 इक्वल टू 60 रुपया समोसा खरीदने के लिए या कोई दूसरा कपड़ा खरीदने के लिए। तो ये जो रेट डिसाइड हुआ ना पीपीपी रेट का, ये जो पीपीपी रेट है, इस रेट पे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं सारा इकोनॉमीज को। हम लोग मार्केट वैल्यूएशन नहीं देख रहे हैं, हम लोग पीपीपी रेट पे हिसाब से देख रहे हैं। तो पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी रेट के हिसाब से जब हम लोग देखते हैं इकोनॉमीज को, तो इकोनॉमीज को हम लोग रैंक करते हैं। तो उस केस में चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है। तो लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन पीपीपी टर्म्स में इंडिया नंबर 3 पे है। कितना ट्रिलियन हुआ है इसका जीडीपी एज पर पीपीपी? 11 ट्रिलियन। चाइना नंबर 1 पे है 28.8 ट्रिलियन के साथ। इंडिया जो है वो पीपीपी के हिसाब से तीसरा नंबर पे है, लेकिन रियल जीडीपी अगर देखा जाए तो वहां पर इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये याद रखिएगा आप। यहाँ पर ये जो डेटा रिलीज किया गया है, ये 10वां एडिशन है और 176 इकोनॉमीज को इवेल्युएट करने के बाद आया है। तो 176 इकोनॉमीज को इवेल्युएट किया है, तो ये डेटा थोड़ा सा दमदार है, ठीक। अब चूंकि इंडिया नंबर 3 पे है, तो ये याद रखना पड़ेगा कि नंबर 1 पे कौन है और इंडिया कितने नंबर पे है, ठीक है। अगर रीजन वाइज देखा जाए तो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन नंबर 1 पे है और यूरोप और सेंट्रल एशिया नंबर 2 पे है एज पर लार्जेस्ट इकोनॉमीज, ठीक है। इसके बाद ओईसीडी का एक रिपोर्ट जारी किया गया, क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइडेड एंड मोबिलाइज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, 2013 से लेकर 2022 तक का। तो ये रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये रिपोर्ट का एक बार बैकग्राउंड समझते हैं। 2009 में क्या हुआ था, COP15 साइन हुआ था, इसमें बहुत सारा इकोनॉमीज मिल करके आया था और उन लोगों ने ये डिसाइड किया था कि देखो हम लोग एक टारगेट सेट करते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज को 100 बिलियन पर ईयर लोन देगा या फिर ग्रांट देगा या सपोर्ट देगा। 100 बिलियन पर ईयर। ये क्यों देगा? क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वही बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। कैसे डेवलप हो गया है? बहुत सारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके, फॉसिल फ्यूल यूज करके, पेट्रोल यूज करके, ये सब यूज करके ना डेवलप कंट्रीज डेवलप बन गया है। और अब डेवलप बन गया तो खूब पैसा आ गया है और अब जाकर के सबको बोल रहे हैं कि अब ना फॉसिल फ्यूल यूज मत करो। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज यूज कर लिया और डेवलपिंग कंट्रीज को बोला कि तुम लोग यूज मत करो, समझे, और तुम लोग जो है वो अच्छा चीज यूज करो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो जो कि महंगा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को अब बर्डन पड़ गया, समझे। तो डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेगा, ये लोग पैसा देगा, पैसा इकट्ठा करेगा और इस फंड से मदद से डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा पहुंचाएगा ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी ये लोग बच सके और रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। ये टारगेट दिया गया था कि हम लोग 100 बिलियन पर ईयर देंगे, फाइनेंस करेंगे। इसके लिए टारगेट ईयर सेट किया गया 2020 में, लेकिन फिर टारगेट ईयर को एक्सटेंड कर दिया गया 2025 तक। 2022 में एक रिकॉर्ड पहुंचा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है इन लोगों ने मिल करके 116 बिलियन दिया है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो टारगेट था 100 बिलियन पर ईयर, लेकिन 2022 में क्या हो गया, 116 बिलियन हो गया। इसमें से जो 10% है वो लो इनकम कंट्रीज को दिया गया था। यहाँ पर इतना फंड जो दिया गया ना, इसमें मैक्सिमम यानी कि 80% जो था वो पब्लिक फंड था। डेवलप्ड कंट्रीज आपस में मिलकर के फंड कर रहा था। फिर प्राइवेट फंड भी है, यानी कि कोई कोई देश अपने से जाकर के पैसा दे रहा है। एडेप्टेशन फाइनेंस यहाँ पर बढ़ गया है। सवाल पूछ सकता है कि एडेप्टेशन फाइनेंस क्या होता है। एडेप्टेशन फाइनेंस ये होता है कि हम लोग दूसरे कंट्रीज को अडेप्ट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए ग्रांट दे रहे हैं, अडेप्ट करने के लिए लोन दे रहे हैं कि तुम लोग जो डिजास्टर आने वाला है उससे अडेप्ट हो जाओ, ठीक है। तो किसको किसको हम लोग दे रहे हैं एडेप्टेशन फाइनेंस? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के अंदर, जो कि 5 जून में होता है, इस दिन अति प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। ये जो एयर प्रवाह ऐप है, ये क्या काम करता है? ये एयर क्वालिटी को चेक करता है, AQI बताता है, ठीक है। तो AQI कैसे बताएगा? तो AQI बताने के लिए एक सिस्टम भी बनाया गया है। ये सिस्टम का भी लॉन्च इसी बार हुआ है। इस सिस्टम का क्या नाम है? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एयर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा, इसमें चेक करेगा कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है एयर के अंदर, ह्यूमिडिटी कितना है, ओजोन कितना है, PM2.5 कितना है, PM2.1 क्या है, ये सब भी वो मॉनिटर करेगा। ये जो ऐप है या फिर ये जो सिस्टम है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक कोलकाता, टैक्समिन धनबाद और GM इन्वायरो लैब प्राइवेट लिमिटेड। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन
के मिलने के बाद ये ऐप लॉन्च किया है और ये सिस्टम भी बना है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि WHO ने नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया है फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। ये अवार्ड किसको मिला है? निमहंस बेंगलुरु को मिला है। निमहंस का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड न्यूरो साइंसेज। तो इस इंस्टीट्यूट को, जो कि बेंगलुरु में है, इसको अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है नेशनल मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन 2024। ये जो अवार्ड है किसके द्वारा मिला है? WHO के हाथों मिला है, लेकिन WHO ने नहीं दिया है, WHO के हाथों मिला है, लेकिन WHO ने अपने हाथों से दिया है ऑन द बिहाफ ऑफ अफ्रीकन पीपल। इसीलिए तो नेल्सन मंडेला का अवार्ड है। इस अवार्ड में क्या दिया जाएगा? एक फोटो दिया जाएगा, जिसको हम लोग प्लैक कहते हैं। तो प्लैक दिया जाएगा नेल्सन मंडेला का, एक नया बड़ा सा फोटो दिया जाएगा। ये जो अवार्ड है ये 2019 से बांटा जा रहा है WHO के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडिया को चेयरमैनशिप मिल गया है कोलंबो प्रोसेस का। तो कोलंबो प्रोसेस क्या होता है ये जानना जरूरी है। इंडिया को चेयरमैन है ना, पहली बार मिला है। 2003 में कोलंबो प्रोसेस बना था, लेकिन अब जाकर के इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है। कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो प्रोसेस 2003 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें 12 मेंबर कंट्री है। ये जो मेंबर कंट्री है ना, ये लोग आपस में बात करता है कि देखो हमारे देश से कुछ व्यक्ति तुम्हारे देश में जाते हैं, तुम्हारे देश से कुछ व्यक्ति उस देश में जाते हैं, उस देश से कुछ व्यक्ति यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए। तो ठीक से काम हो पाए इसके लिए हम लोग एक कंसल्टेटिव प्रोसेस बनाते हैं, जहां पर हम लोग आकर के बात कर पाएंगे, जो भी इश्यूज है उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो सेफ और लीगल माइग्रेशन के लिए और ओवरसी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हम लोग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बनाए, जिसका नाम रखा गया कोलंबो प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, इसमें 12 मेंबर कंट्री है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, और इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर भी था। इसके साथ साथ ये जो कोलंबो प्रोसेस है इसका कुछ प्रायोरिटी एरियाज है, जैसे कि स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन, एथिकल रिक्रूटमेंट, प्री डिपार्चर, रेमिटेंसेस एंड लेबर मार्केट एनालिसिस। तो अलग अलग प्रायोरिटी को लेकर के ना अलग अलग चेयरमैनशिप भी दिया गया है। जो स्किल्स है उसके लिए चेयरमैनशिप दिया गया श्रीलंका को, एस स्किल्स एस श्रीलंका। एथिकल रिक्वायरमेंट, एथिकल जो सबसे घटिया यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है एथिकल, बांग्लादेश, तो चेयरमैनशिप बांग्लादेश को दे दिया गया है एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर के। ठीक है, फिर प्री डिपार्चर को लेकर के, किसी को आप प्री डिपार्चर भेज रहे हैं तो किसी को फिल करना पड़ेगा, मतलब फिलीपींस, तो फिलीपींस ने इसका चेयरमैनशिप संभाला है। फिर रेमिटेंस जिसको पैसा चाहिए पाकिस्तान को चाहिए। फिर लेबर मार्केट एनालिसिस, सबसे ज्यादा बढ़िया लेबर कहाँ है? थाईलैंड में है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने PI चेक नाम का एक प्रोग्राम को थोड़ा सा अभी कंक्लूड किया है। तो PI चेक प्रोग्राम क्या है ये जानना जरूरी है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का हिस्ट्री चेक करते हैं, उसका पर्सनल हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री, उसको क्या क्या बीमारी हो चुका है, उसका फैमिली में क्या क्या बीमारी रह चुका है, उसका जीनोम किस तरह से काम करता है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये पूरा देख करके हम लोग उसका हेल्थ को एसेस करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि इसका हेल्थ रिस्क कम है या ज्यादा है, क्या क्या रिस्क है। जो रिस्क होगा उसके लिए हम लोग इसका स्क्रीनिंग करवाएंगे या काउंसलिंग करवाएंगे या फिर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करवाएंगे। बेसिकली जो PI चेक हो रहा है, ये जो पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज को एनालाइज कर रहे हैं और जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं, डायग्नोसिस करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। ये किसके लिए काम कर रहा है? कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीजेस के लिए काम कर रहा है, जो कि हार्ट का डिजीज हो गया, लीवर का डिजीज हो गया, डायबिटीज का डिजीजेस हो गया, ये अधिक ना बढ़ जाए इसीलिए हम लोग पहले से ही ये काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग PI चेक। हम लोग किसी आदमी का फिनोटाइप चेक करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है 2023 में लॉन्च किया गया था। और कौन सा डिजीज इसमें कैटर होता है? कार्डियो मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे कि हार्ट, लीवर, डायबिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपना 12th प्लेनरी सेशन के अंदर ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप में एक बात किया। तो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप में जो भी लोग था, जो भी देश था, वो लोग आया, वो लोग बात किया कि हम लोग जो है ना अब सॉइल को इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सॉइल का जो हेल्थ है वो ठीक नहीं है। तो हम लोग सॉइल को इम्प्रूव करेंगे। 2030 तक हम लोग 50% ऑफ सॉइल को इम्प्रूव कर देंगे। ये जो ग्लोबल सॉइल पार्टनरशिप है, सॉइल को ठीक करने के लिए पार्टनरशिप बनाया गया है। कब बनाया गया था? 2012 में बनाया गया था बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम लोग देखें कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इंडिया में होने वाला है। इसके लिए एक मीटिंग भी हुआ। ठीक है, कोऑपरेटिव मीटिंग एक हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये जो प्लान है ये अब चालू हो गया है। ये कब लॉन्च हुआ है? 2024 में ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, जून 2024 में लॉन्च हुआ है और अगला 5 साल के लिए ये काम करेगा। इसके अंदर 1.25 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। क्या चीज में खर्चा करेंगे? वेयर हाउस बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे,
पैक्स लेवल पे वेयर हाउस बनाएंगे। पैक्स लेवल क्या होता है? पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो सोसाइटी होता है ना, पैक्स शॉर्ट में कहते हैं पैक्स, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जिसको हम लोग पैक्स कहते हैं, वहां पर जो फार्मर्स है वो अपना प्रोड्यूसर्स लेके जा सकता है, फसल लेके जा सकता है कि देखो भाई ये जो फसल है ये तुम अभी रख लो अपने वेयर हाउस में, ठीक है, बाद में हम लेकर के जाएंगे, ठीक है, अभी तुम ये रख लो, बाद में जब मार्केट अच्छा हो जाएगा ना, जब अच्छा दाम मिलने लगेगा तो वहां पर हम बेचने लगेंगे, अभी मेरे पास ज्यादा फसल बचा हुआ है, तुम अभी रख लो। तो जो भी ग्रेन है वो पैक्स को जाकर के दे देगा, और पैक्स क्या करेगा? स्टोरेज में रख देगा, वेयर हाउसिंग में रख देगा, और इसके बदले पैक्स क्या करेगा? क्रेडिट दे देगा, ठीक है। जो फार्मर्स है अपना प्रोड्यूसर जब पैक्स को देगा तो पैक्स इसके बदले में क्रेडिट दे देगा, कुछ पैसा दे देगा फार्मर्स को कि ये लो पैसा ले लो तुम कुछ, ये पैसा को तुम लौटा देना। कब तुम लौटाओगे? जब तुम यहाँ से सामान लेकर के जाओगे, सामान को बेच दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा, वो पैसा फिर हमको लौटा देना, इसीलिए हम अभी क्रेडिट दे देते हैं। ये है पैक्स। तो हम लोग 500 से ज्यादा पैक्स यहाँ पर डेवलप करेंगे और वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को भी बनाएंगे, यही इस प्लान के अंदर कहा गया है। ये नेक्स्ट 5 सालों में होगा, 1.25 लाख करोड़ रुपया इसमें खर्चा होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। तो दुनिया को लेकर के भी कुछ बात कहा है, इंडिया को लेकर के भी कुछ बात कहा है। दुनिया को लेकर के क्या बात कहा है? तो दुनिया को लेकर के एक रिपोर्ट लॉन्च किया है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट है ये थोड़ा कम हो गया है। 2023 में यह 5% था, लेकिन 2024 में यह 4.9% हो गया है, यानी कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा कम हुआ है। जॉब गैप है 402 मिलियन का, यानी कि 402 मिलियन ऐसे लोग हैं, ऐसे पीपल हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम मिलता नहीं है। जेंडर इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ गया है। वर्किंग एज वुमेन का सिर्फ 45% है जो कि काम कर रही हैं, और वर्किंग एज मैन का 69.2% लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हाई इनकम कंट्रीज में वुमेन को ज्यादा पैसा मिलता है, लो इनकम कंट्रीज में लड़कियों को कम पैसा मिलता है। हाई इनकम कंट्रीज में लड़कियों को कितना पैसा मिलता है? अगर मैन को 100 रुपया मिलता है तो लड़कियों को 73 रुपीज मिलेगा, लेकिन अगर लो इनकम कंट्री की बात करें तो मैन को अगर 100 रुपया मिलता है तो वुमेन को 44 रुपीज ही मिलेगा। अब इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंडिया को रिलेटेड रिपोर्ट है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इंडिया में जो 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है, यानी कि जिनको काम नहीं मिला है, तो 80% जो है वो यूथ है। 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स जो कि 34 ईयर्स के अंदर में आते हैं वो यूथ है। और टोटल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कितना है? 35.2% था 2000 में, लेकिन 2022 में 65.7% हो गया, यानी कि डबल हो गया है। तो अनएम्प्लॉयड यूथ का संख्या बहुत बढ़ गया है। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है एक रिपोर्ट। तो यूनिसेफ और WHO ने एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का क्या नाम है? प्रोग्रेस ऑन ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स इन 2000 से 2023, स्पेशल फोकस ऑन मेंस्ट्रुएशन। कहने का मतलब है कि स्कूल में मेंस्ट्रुएशन को लेकर के क्या फैसिलिटी है, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के क्या फैसिलिटी है, सैनिटेशन को लेकर के क्या फैसिलिटी है, और हाइजीन को लेकर के क्या फैसिलिटी है। तो ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे पर ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया, इसीलिए मेन फोकस रखा गया मेंस्ट्रुएशन पे। तो फाइंडिंग्स क्या क्या हुआ है? यहाँ पर कहा गया कि जो वॉश फैसिलिटी होता है, वॉश का मतलब वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे को फैसिलिटी नहीं मिलता है। 447 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि वाटर अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर ठीक से नहीं मिल पाता है। 427 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, अलग बाथरूम उसको साफ सफाई नहीं मिलता है, और हाइजीन भी नहीं मिल पाता है 646 मिलियन बच्चों को। इसके बाद देखा गया जो मेंस्ट्रुएशन हेल्थ एजुकेशन है, जहां पर स्कूल जो है मेंस्ट्रुएशन के बारे में हेल्थ एजुकेशन देते हैं बच्चों को, सिर्फ 39% स्कूल में देखा गया कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में नॉलेज दिया जा रहा है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन वेस्ट मैनेजमेंट को देखा गया कि कितने स्कूल में मेंस्ट्रुएशन वेस्ट के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है। ऐसा बीन बनाया गया है जहां पर आप मेंस्ट्रुएशन वेस्ट को फेंक सकते हैं। तो सिर्फ 31% ऑफ स्कूल ऐसे थे जहां पर आप मेंस्ट्रुएशन वेस्ट को फेंक सकते थे, यानी कि वहां पर मैनेजमेंट किया गया था। अब अवेलेबिलिटी ऑफ मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट, मान लीजिए कि कोई ऐसी बच्ची है जिसको मेंस्ट्रुएशन प्रोडक्ट का जरूरत पड़ गया है अचानक से, तो कोई है मतलब स्कूल में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। टीचर को कोई ट्रेनिंग दिया गया है कि किस तरह से हम लोग मेंस्ट्रुएशन का एजुकेशन फैलाएंगे? कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। कोई डेटा ट्रैक किया जाता है मेंस्ट्रुएशन से रिगार्डिंग? कोई डेटा ट्रैक नहीं किया जाता है। ठीक। इसके बाद फिर हम लोग देखें ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। इसमें हम लोग क्या क्या देखें? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? FSIN, फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें 1.3 बिलियन को देखा गया है, इवेल्युएट किया गया है ओवर 59 कंट्रीज। तो 59 कंट्रीज में 1.3 बिलियन लोगों को देखा गया है
उन लोगों को एनालाइज किया गया है और उस आधार पर ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है कि कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को खाना नहीं मिल पाता है। तो क्या क्या हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट के अंदर? तो एक्यूट हंगर जो है वो 21.5% है। एक्यूट हंगर का मतलब कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको भूख मिट नहीं रहा है, जो भूखे सो जा रहे हैं। 21.5% ऐसे लोग हैं जिनको एक्यूट हंगर है। फिर पूरे फिर 22% ऐसे लोग हैं जिनको फूड इनसिक्योरिटी परेशान किया हुआ है। फूड इनसिक्योरिटी का मतलब है कि उनको ये श्योरिटी ही नहीं है कि उनको खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसमें बहुत सारे वुमेन भी है, बहुत सारे चिल्ड्रन भी है। चिल्ड्रन 36 मिलियन है, ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी कितना परसेंटेज है? 22%, जिसमें से 36 मिलियन ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं, ठीक है। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड क्राइसिस कौन कौन सा देश में है वो भी देख लेते हैं। जो कंगाल होगा वही नंबर 1 पे होगा, इसलिए नंबर 1 पे है कॉन्गो, नंबर 2 पे है नाइजीरिया, नंबर 3 पे है सूडान, नंबर 4 पे है अफगानिस्तान, नंबर 5 में है इथोपिया, फिर यमन, सीरिया, बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, म्यांमार। क्या क्या ड्राइवर है जिसकी वजह से ये एक्यूट हंगर बन रहा है या फिर फूड क्राइसिस बन रहा है? कौन कौन सा ड्राइवर है? बहुत सारे देशों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अपने देशों में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और दूसरे देश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से खाना नहीं पहुंच पाता है बच्चों को, महिलाओं को, क्योंकि वो लोग कुछ काम कर ही नहीं रहा है तो खाना कहाँ से खा पाएगा। क्लाइमेट भी एक बड़ा रीजन है, फ्लड हो गया है, ठीक है, डिजास्टर हो गया है तो वहां पर भी खाना नहीं पहुंचा है। इकोनॉमिक शॉक्स भी एक बड़ा रीजन है। बहुत सारा देश जिनको इकोनॉमिक शॉक्स लगा हुआ है, जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया है, उस केस में भी वो खाना नहीं पहुंचा सकते हैं जो गरीब है उनको। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फूड क्राइसिस हो गया है। 1.3 बिलियन लोगों को इवेल्युएट करके ये मालूम चला कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड क्राइसिस कहां पर हुआ रखा है? कांगो में, ठीक है। एक्यूट हंगर कितना परसेंटेज है? 21.5%। फूड इनसिक्योरिटी कितना परसेंटेज है? 22%। इसके बाद फिर हम लोग अगला न्यूज में देखें कि कोविड-19 के समय में जो वैक्सीन था वो बहुत देशों तक नहीं पहुंच पा रहा था, या पहुंच रहा था तो बहुत देरी से पहुंच रहा था। इसका मेन रीजन था सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन अच्छा से बना हुआ नहीं था, तो हम लोग अच्छा से सप्लाई चेन बनाने के लिए एक कॉन्फ्रेंस किए, एक ग्रुप बनाए। वो ग्रुप में कौन कौन लोग आया? साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू, ये 5 देश मिलकर के एक कन्वेंशन साइन किया, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024। कहां पर? सैन डिएगो, यूएसए में, ताकि ये लोग एक सप्लाई चेन बना सके जहां पर बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जो भी काम है वो हो पाएगा। यानी कि जो वैक्सीन हो गया या फिर कोई दवाई बनाने के लिए कोई रॉ मटेरियल है तो वो चीज अच्छे से जा पाएगा, अच्छे से सप्लाई हो पाएगा। इसके लिए कन्वेंशन साइन किया गया साउथ कोरिया, इंडिया, यूएस, जापान और ईयू के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यहाँ पर बायो पॉलिसीज को लेकर के, रेगुलेशन को लेकर के, सप्लाई चेन को लेकर के जो भी आइडियाज है उस पर बात किया जाएगा, उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने देखे कि WHO ने एक कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है इंडिया में। और किसको कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है और किस लिए बनाया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को बनाया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेटिंग सेंटर। किस लिए बनाया है? ताकि रिसर्च हो सके ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर के। इंडिया में ही ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत चलता है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सिगवा, रिग्पा, ये सब इंडिया में ही पाया जाता है। इसीलिए इंडिया में ही WHO ने क्या किया है? कोलैबोरेटिंग सेंटर बनाया है। किसको बनाया गया है? 4 साल के लिए बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को, ठीक है, 4 साल के लिए, 2027 तक के लिए। यहाँ पर क्या होगा? ये जो इंस्टीट्यूट है ये WHO का असिस्ट करेगा और बताएगा कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सीवा, रिपा को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, कितना बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसके लिए हम लोग किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं, इसके लिए भी मेथोडोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा और जो मेंबर स्टेट्स है उनको हेल्प पहुंचाया जाएगा। और WHO ICD को लेकर काम कर रहा है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जहां पर वो ये काम कर रहा है कि कौन कौन सा बीमारी है जो कि कौन कौन सा मेथड से ठीक हो सकता है। आयुर्वेदा से कितना बीमारी ठीक हो सकता है, यूनानी से कितना बीमारी ठीक हो सकता है, सिद्धा से कितना बीमारी ठीक हो सकता है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर काम होगा। इसके बाद हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है? CSC के साथ मिला है। CSC मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि आप देखे होंगे बहुत सारा केंद्र बना रहता है जहां पर कंप्यूटर का काम रहता है। तो बहुत सारा केंद्र में बहुत सारा ऐसा सेंटर बना हुआ रहता है जिसको हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं। वहां पर काम कर रहा होता है लोग, जिससे कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको जाति निवासी का काम है तो आप जाके CSC में जाइएगा और वो आपको काम कर देगा। आपको आधार ठीक करना है तो आप CSC में जाएंगे, वो ठीक कर देगा। तो CSC क्या होता है ना, सरकारी ऐसा सेंटर बना रहता है जहां पर आपका कंप्यूटर से लेकर के जो भी है काम वो कर दिया जाता है। तो डिजिटल सेवा पोर्टल में बहुत सारा गवर्नमेंट सर्विसेज होता है, वो सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? CSC में जाते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। तो CSC और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मिलकर के एक MOU साइन किया है और इसमें कहा है
कि हम लोग 10,000 FPO को चुनेंगे और 10,000 FPO को ट्रेनिंग देंगे और उसको CSC बना देंगे, उसको ऐसा सेंटर बना देंगे जहां से हम लोग सर्विसेज पहुंचा सकेंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचा सकेंगे गाँवों में, तबकों में, जिलों में। ठीक है, इससे बहुत फायदा होगा। अगर हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर खोल लेंगे जहां पर कंप्यूटर से काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। साथ में हम लोग जो कॉमन सर्विस सेंटर का सर्विसेज है उसको दूर दूर तक पहुंचा भी पाएंगे। एक नोडल सेंटर की तरह काम करेगा। नोडल सेंटर का मतलब कि जो व्यक्ति मोबाइल नहीं चलाने जानते हैं, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, वो आकर के इस सेंटर में बात कर लेंगे कि देखो मेरा जो पैसा आने वाला था आया कि नहीं आया, तो चेक करके बता देगा कि हाँ आ गया है। जो भी स्कीम्स है वो जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचेगा, जैसे कि फार्मर्स तक पहुंचेगा। इसीलिए जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे CSC में। 10,000 CSC हो जाएगा तो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचेगा भी। जो भी स्कीम्स है तो वो स्कीम्स का इन्फॉर्मेशन भी पहुंचेगा, साथ में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसका जानकारी भी पहुंचेगा, CSC का सर्विस डिलीवरी भी हो पाएगा, तो गवर्नमेंट मैक्सिमम सर्विसेज पहुंचा सकेगा गाँव में भी। उसके बाद हम लोग देखें IPEF का मीटिंग हुआ है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मीटिंग हुआ है सिंगापुर में। ठीक है, इसका क्या आउटकम हुआ है, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि IPEF क्या होता है। IPEF 2022 में लॉन्च हुआ था टोक्यो में। इसमें 14 मेंबर कंट्री है। ये 14 मेंबर कंट्रीज आप आसपास में ही है, तो इंडिया के आसपास में ही ये सब कंट्री है। इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, USA। ये 14 कंट्रीज मिलकर के एक फ्रेमवर्क बनाया है जहां पर ये लोग 4 पिलर को लेकर के काम करता है। ट्रेड को लेकर के काम करता है कि अच्छे से ट्रेड हो पाए, एक देश दूसरा देश को लेकर के अच्छे से ट्रेड कर पाए। दूसरा सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन अच्छे से बन पाए, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छे से हो पाए। क्लीन इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी है सारा मेंबर कंट्रीज का ये क्लीन होना चाहिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना चाहिए और मेनली हम लोगों को क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट में फेयर इकोनॉमी होना चाहिए, यानी कि हर देश में फेयरली कोई बिजनेस चल सके। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल चीज है IPF के बारे में। ठीक है, अब IPF का मीटिंग सिंगापुर में हुआ तो उसमें क्या क्या आउटकम आया। सबसे पहले इकोनॉमिक सबसे पहले क्लीन इकोनॉमी एग्रीमेंट साइन हुआ जहां पर कहा गया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे और हम लोग इससे फायदा पहुंचाएंगे। उसके बाद दूसरा आउटकम निकला फेयर इकोनॉमिक एग्रीमेंट। यहाँ पर कहा गया कि हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेडिक्टेबल बनाएंगे, ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। साथ में IPEF एक कैटालिटिक फंड को ऑपरेशनलाइज किया, यानी कि स्टार्ट किया। ये जो फंड है कैटालिटिक फंड, इसमें क्या होगा, क्लीन एनर्जी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसके लिए ये लोन देगा। इस फंड को कौन कौन सपोर्ट करने वाला है, काजू काजू सपोर्ट करने वाला है, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US। ठीक है, इस मीटिंग के अंदर कहा गया कि हम लोग 3 काम पे कोऑपरेटिव होकर के काम करेंगे। 3 प्रोग्राम है जिसमें हम लोग कोऑपरेटिव वर्क करेंगे। ये 3 प्रोग्राम क्या है, पहला है एमिशन अकाउंटिंग, जो भी एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का उसको हम लोग अकाउंट करेंगे कि कितना हो रहा है, मेजर करेंगे। दूसरा ई वेस्ट अर्बन माइनिंग, ई वेस्ट हम लोग निकालेंगे, जो भी अर्बन एरिया में कचरा में दब गया है वहां से हम लोग ई वेस्ट निकालेंगे। ई वेस्ट जब निकालेंगे तो ई वेस्ट में बहुत सारा बैटरी इस्तेमाल हुआ होगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा, तो वो अगर यूजफुल होगा तो फिर से काम आ सकेगा। इस प्रोग्राम में इंडिया लीड कर रहा है। और तीसरा काम था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ऐसा रिएक्टर हम लोग बनाएंगे जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर पाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया, ग्लोबल लेवल पे कहा गया कि ग्रोथ जो है वो 2.6% है फाइनेंशियल 2025 में और 2.7% रहेगा फाइनेंशियल 2026 में। ये जो है ग्रोथ रेट ये कम है, लास्ट डिकेड में 3% रहा था ग्लोबल ग्रोथ रेट, अभी कम हो गया है। इंडिया को लेकर के बात कहा कि इंडिया में ग्रोथ अच्छा चल रहा है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है। अभी कितना ग्रोथ कर रहा है, 6.6%, और अगला 3 साल 6.7% का ग्रोथ पे चलेगा। इसका रीजन ये है कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गया है और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो 3.5% है, 3.5% है ग्लोबल इन्फ्लेशन। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी चाहे इंडिया में हो चाहे ग्लोबल में हो वो कॉशियस है। आखिर में हम लोग ग्रेट स्कीम देखें। ग्रेट स्कीम का फुल फॉर्म है ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल को बनाने के लिए जो भी स्टार्टअप्स है उनको हम लोग ग्रांट देंगे, पैसा देंगे ताकि वो लोग टेक्निकल टेक्सटाइल पे लेकर के काम कर सके, इनोवेशन कर सके। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है, देखिए ऐसा टेक्सटाइल जो कि टेक्निकल एरियाज में काम आता हो। मान लीजिए कि ऐसा टेक्सटाइल है,
ऐसा कपड़ा है जिसको पहन करके हम बहुत ज्यादा आग में घुसने वाले हैं, तो वो कपड़ा कौन बनाएगा? ठीक है, तो वो कपड़ा बनाने के लिए तो इनोवेशन चाहिए, तो वो इसीलिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग ग्रांट दे रहे हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा कपड़ा है, ऐसा टेक्सटाइल है जिसको पहन करके हम लोग बम डिफ्यूज करेंगे, तो बम डिफ्यूज करके करने के लिए जो हम लोग कपड़ा पहनेंगे, वो कपड़ा में तो इनोवेशन चाहिए, तो वो इनोवेशन कौन करेगा? स्टार्टअप करेगा, इसीलिए हम लोग स्टार्टअप को ग्रांट देंगे। तो 7 स्टार्टअप को हम लोग ग्रांट देंगे, मैक्सिमम 50 लाख पर स्टार्टअप, जिसमें हम लोग उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, इंकरेज करेंगे कि तुम लोग प्रोटोटाइप बनाओ, तुम लोग ऐसा सैंपल बनाओ। ठीक है, तो ग्रेट स्कीम का क्या फुल फॉर्म है? ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेशंस इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ये 7th मीटिंग हुआ था एम्पावर्ड पावर्ड कमेटी का, ये 7th मीटिंग हुआ है एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी का, जिसमें 7 स्टार्टअप्स को मैक्सिमम 50 लाख पर स्टार्टअप दिया जाएगा ताकि वो लोग प्रोटोटाइप को डेवलप कर पाए। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समराइज कर लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, समझे। सबसे पहले हम लोग देखें एस्पायर स्कीम। इसका फुल फॉर्म है ए स्पेशल कॉल फॉर रिसर्च ग्रांट फॉर वुमेन साइंटिस्ट। जो भी वुमेन साइंटिस्ट है जिन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो उन लोगों को हम लोग रिसर्च करने के लिए ग्रांट देंगे। कौन कौन सा एरियाज में वो लोग रिसर्च करेंगे कि उनको ग्रांट मिल जाएगा? लाइफ साइंसेज, जिसको शॉर्ट में बायोलॉजी कह सकते हैं, केमिकल साइंसेज, शॉर्ट में केमिस्ट्री कह सकते हैं, फिजिकल साइंसेज, जिसको शॉर्ट में हम लोग फिजिक्स कह सकते हैं, फिर इंजीनियरिंग साइंसेज, और लास्ट में इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी साइंसेज। तो ये 5 डिसिप्लिन में जब रिसर्च होगा तो उसके लिए ग्रांट दिया जाएगा वुमेन साइंटिस्ट को जिन्होंने भी पीएचडी किया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके लिए कितना फंडिंग दिया जाएगा? 25 से 30 लाख रुपया साइड किया गया है इस स्कीम के लिए। ये किसका इनिशिएटिव है? सीएसआईआर का इनिशिएटिव है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्च पे काम करेगा वही तो ये इनिशिएटिव लेकर के आएगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया पहला न्यूज। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अनाउंस किया है 2 प्रपोजल। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अनाउंस किया 2 प्रपोजल। वो 2 प्रपोजल का क्या नाम है? पहला प्रपोजल का नाम है 5G इंटेलिजेंट विलेज, और दूसरा प्रपोजल का नाम है क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। एक एक करके हम लोग दोनों समझते हैं। देखिए, 5G इंटेलिजेंट विलेज से हम लोग क्या समझेंगे कि हम लोग विलेज को इंटेलिजेंट बना रहे हैं। कैसे हम लोग विलेज को इंटेलिजेंट बनाएंगे? जब हम लोग वहां पर 5G टेक पहुंचाएंगे, और 5G टेक का मदद से एग्रीकल्चर में काम करवाएंगे, एजुकेशन में काम करवाएंगे, हेल्थ केयर में काम करवाएंगे, गवर्नेंस में काम करवाएंगे, सस्टेनेबिलिटी में काम करवाएंगे, तो हमारा जो विलेज है वो 5G इंटेलिजेंट विलेज हो जाएगा। साथ में हम लोग जब यहाँ पर 5G से काम करवाएंगे तो हमारा जो डिजिटल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा जब डिजिटल कम्युनिकेशन, तो उसको सिक्योर भी करना पड़ेगा। इसीलिए एक और प्रपोजल आया है क्वांटम इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। यहाँ पर हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाएंगे। इसके लिए खर्चा लगेगा, तो वो खर्चा कौन देगा? तो डिपार्टमेंट ऑफ तो फंडिंग देगा टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, टीटीडीएफ। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये स्कीम लॉन्च किया गया था 2023 में बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इस स्कीम में हम लोग क्या एम करते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स है, जो भी डायग्नोस्टिक लैब है, जो भी डिजिटल सोल्यूशन कंपनीज है, जो कि हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक्स या फिर डायग्नोस्टिक लैब को डिजिटल सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है, हम लोग चाहते हैं कि ये लोग क्या करें, ये लोग हर पेशेंट का जो भी हेल्थ रिकॉर्ड है ना उसको ऑनलाइन लेकर के आए। जब हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन लेकर के आएगा तो बहुत फायदा होगा, और जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो आभा आईडी के साथ लिंक हो जाएगा। तो क्या फायदा होगा? मान लीजिए कि मेरा आभा आईडी में मेरा हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब सारा रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ है, तो हम कहीं पर भी जाएंगे तो एक आभा आईडी से हम लोग उसका पूरा जन्म कुंडली निकाल लेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम हुआ था, कब ये ठीक हो गया है, किस हॉस्पिटल में जांच कराया था, वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एक आभा आईडी की मदद से। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब या फिर इंश्योरेंस कंपनी या फिर डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी, ये लोग क्या करे, ये लोग आभा आईडी से लिंक कर दे हम लोग का जितना भी रिपोर्ट है, पेशेंट का जितना भी रिपोर्ट है। तो पेशेंट का रिपोर्ट ये लोग लिंक क्यों करेगा? इन लोग को पैसा थोड़ी दे रहे हैं हम लोग, पेशेंट थोड़ी पैसा दे रहा है कि ये लोग लिंक कर देगा सरकार के लिए या फिर किसी के लिए भी। तो ये लोग लिंक नहीं करता है, ये लोग कहता है कि देखो सरकार, हम लोग को लिंक करने में खर्चा लगता है, हम लोग अगर कंप्यूटर लेकर के आएंगे तो खर्चा लगता है। तो सरकार बोलता है कि खर्चा लगता है ना, तो कोई बात नहीं, हम लोग तुमको इंसेंटिव देते हैं। ये इंसेंटिव हम लोग देंगे जब तुम लोग हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल कर दोगे। तो डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम, हेल्थ को जब डिजिटल कर दोगे इसके लिए हम लोग इंसेंटिव देंगे। कितना इंसेंटिव देता है सरकार? हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब के केस में अगर आप महीने में 100 ट्रांजेक्शन कर देते हैं
अगर महीने में 100 ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो उसके बाद जो भी आप रिकॉर्ड डालेंगे, जो भी आप एडिशनल ट्रांजेक्शन करेंगे, रिकॉर्ड को डालेंगे आभा आईडी में, तो उसके लिए आपको पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज मिलेगा। तो 20 रुपया मिलेगा अगर हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक लैब का केस है। अगर डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है जो कि हॉस्पिटल को अपना सर्विसेज देता है, डायग्नोस्टिक लैब को अपना सर्विसेज देता है, क्लिनिक्स को अपना सर्विसेज देता है, तो उन लोगों को बोलेंगे कि महीना में तुम 100 ट्रांजेक्शन अगर कर लेगा तो उसके बाद जितना भी ट्रांजेक्शन करेगा, जितना भी तुम एडिशनल डेटा डालेगा, उसके लिए 5 रुपया पर डेटा हम तुमको दे देंगे। साथ में अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन डालेगा, एवरी क्लेम ट्रांजेक्शन पे 500 रुपया पर क्लेम या फिर 10% विच एवर इज लोअर उसको मिल जाएगा इंसेंटिव। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी इंसेंटिव मिल रहा है और डिजिटल सॉल्यूशन कंपनीज को भी इंसेंटिव मिल रहा है, डायग्नोस्टिक लैब और हॉस्पिटल को भी इंसेंटिव मिल रहा है। ये जो स्कीम है ये कब लाया गया था? 2023 में। एक साल के लिए लाया गया था 2024 तक, अब इसको और एक्सटेंड कर दिया है एक साल, यानी 2025 तक भी ये रहेगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब अगला हम लोग न्यूज देखें कि हम लोग जो है ना क्रिमिनल जस्टिस को बहुत देरी से कर पा रहे हैं, जल्दी से जल्दी जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, क्रिमिनल को सजा नहीं मिल पा रहा है। तो जल्दी से क्रिमिनल को सजा मिले तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि हम लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग करो ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इनहेंस हो पाए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? हम लोग नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी खोलेंगे, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी खोलेंगे, और जो भी दिल्ली में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है ऑलरेडी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करेंगे और इनहेंस करेंगे। इसके लिए कितना खर्चा लगेगा? 2200 करोड़ रुपए खर्चा लगेगा। कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देगा, ताकि फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर के 2029 तक हमारा स्टैब्लिश हो सके नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब, और इनहेंस हो सके एग्जिस्टिंग इंफ्रा ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, फिर हम लोग देखें अगला न्यूज। इसमें वाधवन पोर्ट बनने के लिए अप्रूवल मिल गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये वाधवन पोर्ट कहां पर बनने वाला है? पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। ये जो पोर्ट है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि अगर ये जब बन जाएगा ना तो ये टॉप 10 पोर्ट्स इन द वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा। तो वन ऑफ द टॉप 10 पोर्ट्स बन जाएगा पूरा दुनिया का वाधवन पोर्ट। इसीलिए ये पोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है। गवर्नमेंट ने इसको बनने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसके लिए कितना खर्चा लगेगा? 76,220 करोड़ रुपया इसमें लग सकता है। इसमें लैंड एक्विजिशन होगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसके लिए 76,220 करोड़ रुपया खर्चा हो जाएगा। ठीक है, कितना कैपेसिटी का ये बनने वाला है? 298 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर इसका कैपेसिटी रहेगा। 298 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। इससे क्या फायदा होगा? हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट स्ट्रांग बन पाएगा। 2 कॉरिडोर से ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा। पहला कॉरिडोर का नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरे का नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, फिर हम लोग अगला न्यूज देखें कि ऑफशोर विंड एनर्जी को हम लोग डेवलप करने के लिए सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग लेकर के आ रहा है। ऑफशोर विंड एनर्जी वैसा विंड एनर्जी होता है, ऐसा प्लांट होता है जो कि समुद्र के अंदर रहता है। तो समुद्र के अंदर जो विंड एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे उसको हम लोग कहते हैं ऑफशोर विंड एनर्जी। तो इस तरह का प्लांट पहली बार इंडिया में होने वाला है। कहां पर होगा? गुजरात का कोस्टल एरिया में होगा और तमिलनाडु का कोस्टल एरिया में होगा। किसके द्वारा ये विंड एनर्जी वहां पर लगाया जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पैसा दिया जा रहा है और ये काम होगा। जो ऑफशोर विंड एनर्जी है ना ये काफी काम का चीज है, लेकिन अब तक ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। उसका रीजन ये है कि जो विंड एनर्जी होता है ना समुद्र में, तो समुद्र में बहुत ज्यादा हवा चलता है, तो बहुत ज्यादा हवा चलेगा तो हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैदा कर सकेंगे, लेकिन उसके लिए खर्चा बहुत लगता था। तो खर्चा को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या कहा कि हम लोग पैसा देंगे। कितना पैसा देंगे? 7453 करोड़। तो 7453 करोड़ रुपया देगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से कि जो 6853 करोड़ है इसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे ऑफशोर विंड एनर्जी प्लांट, और जो 600 करोड़ है इसमें हम लोग ग्रांट दे रहे हैं। किसको? अपग्रेडेशन के लिए। किसके अपग्रेडेशन के लिए? अब मान लीजिए कि ऑफशोर में यानी कि समुद्र में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा तो कर लिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के तो आना पड़ेगा। तो उसके लिए जो लॉजिस्टिक बनेगा, उस लॉजिस्टिक जो है उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोग 600 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। टोटल कितना खर्चा करने वाले हैं? 7453 करोड़, जिसमें से कि 6853 करोड़ रुपए खर्चा होगा इंस्टॉलेशन के लिए और 600 करोड़ रुपीस खर्चा होगा फॉर अपग्रेडेशन ऑफ लॉजिस्टिक। ठीक है, यहां पर कितना कैपेसिटी का इंस्टॉलेशन होगा? 1 गीगावाट का।
500 मेगावाट गुजरात में और 500 गीगावाट तमिलनाडु में। तो टोटल हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं 1 गीगावाट। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग सपोर्ट देने वाले हैं, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट देने वाला है, इससे क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदेगा इलेक्ट्रिसिटी, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा तो वो बेचेगा भी, समझे। तो इसीलिए वायबिलिटी गैप फंडिंग आया। इसके बाद हम लोग देखें कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसको डेवलप किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। इसमें हम लोग चेक करते हैं अलग अलग पोर्ट को कि कौन सा पोर्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है। ये परफॉर्मेंस हम लोग किस तरह से जज करते हैं, बेस्ड ऑन वेसल टाइमिंग। जिस पोर्ट में वेसल टाइमिंग कम होगा, इसका मतलब कि वहां पर वेसल आता है, शिप आता है, तुरंत सामान अनलोड हो जाता है, तुरंत सामान फिर लोड भी हो जाता है, और जब तक वो पोर्ट में रहता है तब तक सिक्योरिटी भी रहता है। तो ये 3-4 बातों को देख करके हम लोग रैंक करते हैं अलग अलग देशों का अलग अलग पोर्ट का परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर इसी को लेकर के इंडेक्स जारी किया गया है। नंबर 1 पे चाइना का यांगसन पोर्ट है। तो यांगसन पोर्ट जो है चाइना का, वो नंबर 1 पे आता है CPPI में। इंडिया का 9 पोर्ट्स इसके अंदर आ गया है टॉप 100 के अंदर। तो इंडिया का 9 पोर्ट्स टॉप 100 के अंदर है। 19 नंबर पे है विशाखापट्टनम पोर्ट, 27 नंबर पे है मुंद्रा पोर्ट, 41 नंबर पे है पिपवाव पोर्ट, 47 नंबर पे है कमरझार पोर्ट, 63 नंबर पे है कोचिन पोर्ट, 68 नंबर पे है हजीरा पोर्ट, 71 नंबर पे है कृष्णापट्टनम पोर्ट, 88 नंबर पे है चाइना पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, और 96 नंबर पे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, तो इंडिया का 9 ऐसा पोर्ट है जो कि टॉप 100 में आ गया है इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर हम लोग पिछले 3 सालों में 3.85 लाख करोड़ रुपया मोनेटाइज कर दिए हैं। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या होता है, इसके अंतर्गत नीति आयोग ने कहा है कि सरकार तुम ये करो, तुम्हारा जो एसेट है ना, उस एसेट को तुम मोनेटाइज कर दो। जब मोनेटाइज कर दोगे, इसका मतलब क्या होता है, जब तुम कोई एसेट को मोनेटाइज कर दोगे तो वो एसेट जो है ना तुमको पैसा कमा के देने लगेगा। अभी जो एसेट है वो नॉर्मल एसेट है, वो पैसा कमा के नहीं देता है। जब आप एसेट को मोनेटाइज कर दोगे तो वो एसेट पैसा कमा के देने लगेगा। यानी कि सरकार के पास जो भी एसेट है, जैसे कि रोड है, तो रोड में टोल कलेक्शन होता है, तो ये जो रोड है तुम किसी को दे दो, प्राइवेट हाथों को दे दो, तो प्राइवेट हाथ जब दोगे तो प्राइवेट हाथ कुछ पैसा देगा, तो प्राइवेट हाथ कुछ पैसा देगा तो वहां से पैसा मिल गया। अब प्राइवेट हाथ जब टोल कलेक्शन करेगा तो उसके बाद फिर टोल कलेक्शन का भी कुछ अमाउंट आपको देगा, सरकार को देगा। तो सरकार का जो एसेट पड़ा हुआ था वो एसेट से उसको फायदा पहुंच गया, वो एसेट उसको पैसा कमा के देने लगा। तो ये प्रोग्राम के अंदर नीति आयोग ये कह रहा था कि बहुत सारा एसेट है सरकार का, जिसको तुम लोग या तो बेच दो या तो रेंट पे लगाओ, जिससे कि उसको पैसा मिले, सरकार को पैसा मिले। ये नीति आयोग का ये प्रोग्राम था। इसमें टारगेट सेट किया गया था कि हम लोग नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंदर 6 लाख करोड़ रुपया निकालेंगे 4 सालों में, फाइनेंशियल 2022 से लेकर के 25 तक। ये 5 साल होता है क्या, 22, 23, 24, 25, सॉरी 4 ही साल होता है। तो 4 साल के लिए ये टारगेट सेट किया गया कि हम लोग 6 लाख करोड़ रुपया निकालेंगे। इसमें हम लोग देखें कि 2022 में और 2023 में हम लोगों का टारगेट था 2.5 लाख करोड़ रुपया निकालने का, लेकिन हम लोग कितना निकाल पाए, 2.3 लाख करोड़ रुपया। अच्छा निकाले हैं। फिर 2024 में हमारा टारगेट था, 2024 का मतलब फाइनेंशियल 2024, ठीक है, इसमें हमारा टारगेट था कि 1.8 लाख करोड़ रुपया हम लोग निकालेंगे। कितना निकाले हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपया हम लोग निकाले हैं, अभी भी अच्छा किए हैं। तो यहाँ पर कहता है कि अब तक हम लोगों ने 3.85 लाख करोड़ रुपया मोनेटाइज कर लिया है ओवर 3 ईयर्स। अच्छी बात है। टॉप परफॉर्मिंग मिनिस्ट्री कौन कौन से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये इतना मिनिस्ट्री है जिसके वजह से हमारा 70% टारगेट पूरा हो गया है। ठीक है, मतलब जो भी टारगेट पूरा हुआ है इसका 70% जो है वो यहीं से आया है, इसी मिनिस्ट्री से आया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम। इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन लोगों ने मिलकर के एक सर्टिफिकेशन कोर्स लाया है। ठीक है, जहां पर सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा और एक टेस्ट लेकर के, उस कोर्स के बाद एक टेस्ट लेकर के उन लोगों को पैरा एक्सटेंशन वर्कर बना दिया जाएगा। तो कृषि सखी को सबसे पहले एक सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जाएगा, वो जब सीख जाएंगी तो उनको बना दिया जाएगा पैरा एक्सटेंशन वर्कर।
और वो जो है एग्रीकल्चर पे कुछ कुछ काम कर पाएंगी ताकि वो लोग एनुअली 60,000 से लेकर के 80,000 पैसा कमा पाए। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये जो कृषि सखी होता है, ये कृषि सखी कौन होता है? जो फार्मिंग कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो फार्मिंग कर रही है, ठीक है, फार्मर से लेके उनका बहुत सारा बॉन्डिंग है, बहुत सारा फार्मर से उनका कांटेक्ट है, तो उन लोगों को क्या करेंगे हम लोग, सर्टिफिकेशन कोर्स देंगे। सर्टिफिकेशन कोर्स देंगे 56 दिनों का। वहां पर उन लोगों को बहुत सारी चीज सिखाएंगे, किस तरह से हम लोग सॉइल का हेल्थ को जांचते हैं, फिर सॉइल का हेल्थ को बताते हैं, किस तरह से हम लोग अलग अलग तरीका को यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग का जो उपज है वो बेटर हो पाए, एग्रीकल्चर हम लोग का मदद कर पाए, हम लोग किस तरह से सीड बैंक से सीड ले सकते हैं, ठीक है, नया नया स्कीम को पहुंचा सकते हैं। ये सब का हम लोग सर्टिफिकेशन कोर्स देंगे और उसको पैरा एक्सटेंशन वर्कर बना देंगे जो ये सब काम करेगा, जैसे सीड बैंक हो गया, फील्ड स्कूल हो गया, सॉइल हेल्थ हो गया, एटसेट्रा काम करेगा। जो पैरा एक्सटेंशन वर्कर का उसको खिताब देंगे, वो ऐसे ही नहीं देंगे, पहले उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लेंगे। ये जो पैरा एक्सटेंशन वर्कर होंगी उनको 60,000 से लेकर के 80,000 इनकम कमाने का मौका मिल जाएगा। अभी हम लोग 12 स्टेट में फेज 1 चालू किए थे, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय। अभी जो है ना, प्रधानमंत्री मोदी 30,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, 30,000 कृषि सखी को ये पैरा एक्सटेंशन वर्कर का सर्टिफिकेशन कोर्स दिए हैं। अब हम लोग अगला न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज में हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल करके ना एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे जिसका नाम था क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स प्रोजेक्ट। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, ये लोग दोनों मिल करके एग्रीकल्चर पे नया नया स्किल्स डेवलप कर रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिखाया जा रहा था कि किस तरह से हम लोग ग्रीन फार्मिंग कर सकते हैं, ऐसा मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लाइव स्टॉक को मैनेज करें ताकि हमारा पोल्यूशन कम हो और क्लाइमेट पे इफेक्ट कम पड़े। तो इस तरीके का बहुत सारा स्किल सिखाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपस में मिला था, ठीक है। 6 पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, 6 पायलट प्रोजेक्ट चलाया था 4 स्टेट्स में। 2023 का बात है। इस बार क्या हुआ है, 2024 में क्या हुआ है, ये लोग वापस से मीटिंग बिठाया था कि आखिर क्या क्या हम लोगों का काम हो पाया है, जो हो पाया है उसके बारे में हम लोग जांचते हैं। ये बात हुआ है, ये मीटिंग हुआ है। तो मीटिंग हमारा ध्यान का बात नहीं है, हम लोग को जो याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एग्रीकल्चर के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था क्रिटिकल एग्रीकल्चर स्किल्स प्रोजेक्ट। ये किस देश के साथ मिलकर के किया था? तो गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के किया था। 6 पायलट प्रोजेक्ट था, 4 स्टेट्स में हम लोगों ने किया था, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसके बाद हम लोग देखें कि फाइनेंशियल 2025 के लिए हम लोग एमएसपी इंक्रीज कर दिए हैं। 22 क्रॉप्स के लिए हम लोग एमएसपी इंक्रीज किए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंक्रीज किए हैं। इसमें से 14 खरीफ क्रॉप्स है, 6 रबी क्रॉप्स है और 3 कमर्शियल क्रॉप्स है। ये जो एमएसपी हम लोग इंक्रीज किए हैं इसको फाइनलाइज किसने किया था? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयरमैन किए थे प्रधानमंत्री मोदी। अगर इसमें देखा जाए तो कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसमें हम लोग मैक्सिमम इंक्रीज देखे हैं एमएसपी के अंदर, तो नंबर 1 पे है ऑयल सीड्स एंड पल्सेस, नंबर 2 पे है सेसमम और नंबर 3 पे है तूर या फिर अरहर। ये जो एमएसपी का बात है ना, ये बजट 2018-19 में आया था कि हम लोग एमएसपी देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 1.5 गुना, ठीक। इसके बाद हम लोग देखें कि इंडिया और ईयू का ट्रेड एंड टेक्निकल काउंसिल है। इंडिया और ईयू का पार्टनरशिप है ट्रेड एंड टेक्निकल काउंसिल को लेकर के। तो यहाँ पर ये लोग ट्रेड के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इस काउंसिल के अंदर 3 इनका वर्किंग ग्रुप है। वर्किंग ग्रुप 1 क्या बारे में बात करता है? टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी। वर्किंग ग्रुप 2 किसके बारे में बात करता है? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पे बात करता है। वर्किंग ग्रुप 3 किस पे बात करता है? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रेजिलियंट वैल्यू चेन। तो ये जो वर्किंग ग्रुप 2 है ना, जो बात करता है किसके बारे में? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। ये लोग एक इवेंट जारी किया है। तो इन्होंने 12 ऐसा इंपैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर को लेकर के आया है जो कि बैटरी रिसाइकलिंग में काम करता है। ये लोग इन्वेस्ट करेगा स्टार्टअप्स पे। तो स्टार्टअप जो है इस इवेंट में आकर के पिच कर सकता है और इनको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। किनसे इन्वेस्टमेंट मिलेगा? 12 हाई इंपैक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन बैटरी रिसाइकलिंग इन ईवीज, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके बाद हम लोग देखें कि इंडिया का भारत 6G अलायंस, इंडिया का भारत 6G अलायंस जो कि 6th जनरेशन के लिए काम कर रहा है, उन्होंने MOU साइन किया है यूरोप के साथ और फिनलैंड के साथ। यूरोप में
6G स्मार्ट सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ किया है एमओयू साइन, और फिनलैंड का 6G फ्लैगशिप के साथ एमओयू साइन किया है, ताकि 6G को लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है, इंडिया और ईयू के बीच में, और टेक्नोलॉजी जो है वो सिक्योर बन पाए और सप्लाई चेन रेजिलिएंट बन पाए। ये जो एमओयू साइन किया गया है यूरोप और फिनलैंड के साथ, इससे पहले यूएसए के साथ भी एमओयू साइन हो चुका है। यूएसए का नेक्स्ट जी अलायंस के साथ ऑलरेडी एमओयू साइन किया हुआ है। किसने साइन किया है? भारत 6 अलायंस ने। इसके बाद हम लोग देखें कि 27th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ है मुंबई में। इसका थीम क्या रखा गया है? विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। इसको एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल मुंबई ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी कि DARPG, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और साथ में होस्ट स्टेट गवर्नमेंट। और इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग ई गवर्नेंस को लेकर के सर्विसेज अच्छे हो रहे हैं, इसके लिए हम लोग अवार्ड भी देते हैं। तो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस भी हमको यहाँ पर मिलता है। तो 27th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ है मुंबई में। थीम क्या रखा गया था? विकसित भारत, सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? एक तो ये एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है DARPG के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा, और होस्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखें कि इंडियन आर्मी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग और समीर, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के एक एमओयू साइन किया है, ताकि इंडियन आर्मी के लिए वायरलेस कम्युनिकेशन अच्छे से बना पाए, नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस कम्युनिकेशन बना पाए। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या फायदा होगा? इनोवेशन का इस्तेमाल करके हम लोग बेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी को जो हेल्प कर पाए उस तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन बनाएंगे। इसके लिए इंडियन आर्मी आया है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकॉम इंजीनियरिंग आया है, और समीर, जो कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है, समीर क्या करता है? समीर का फुल फॉर्म क्या है? सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। लद्दाख ने 97% लिटरेसी हासिल कर लिया है अंडर फुल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम अंडर उल्लास। ठीक है, नव भारत साक्षरता अभियान। तो उल्लास कौन सा प्रोग्राम है? उल्लास प्रोग्राम का क्या मतलब है? उल्लास प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक ऐप है। इस ऐप में जो भी नॉन लिटरेट्स है, जो कि अनपढ़ है और पढ़ाई नहीं किए हैं, उनको बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग बेसिक एजुकेशन देते हैं। तो जो भी नॉन लिटरेट्स है, 15 साल या फिर 15 साल की उम्र के ज्यादा बड़े अडल्ट है, जिनको कुछ भी एजुकेशन नहीं है, तो उन लोगों को हम लोग उल्लास ऐप में एजुकेट करते हैं। और उल्लास ऐप में टीचर कौन रहता है जो कि एजुकेट करता है? वो वॉलंटियर बेसिस पे होता है। जो भी व्यक्ति बिना कोई प्रॉफिट के, बिना कोई इनकम के वॉलंटियर बन सकता है उल्लास ऐप के अंदर और पढ़ा सकता है। क्या पढ़ाएगा? बेसिक एजुकेशन, जैसे कि ABCD 1 2 3 4, फिर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स, मतलब कि जोड़ घटाव गुना ये सब सिखाएगा। क्रिटिकल लाइफ स्किल सिखाएगा, वोकेशनल स्किल सिखाएगा, जो कि उसको मार्केट में मदद होगा। और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेट भी किया जाएगा। ये जो उल्लास स्कीम है, जिसके अंदर हम लोग नॉन लिटरेट्स को पढ़ाते हैं, ये उल्लास स्कीम का आउटलेट डिसाइड किया गया है 1038 करोड़। ठीक है, ये जो 1038 करोड़ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगा, स्टेट गवर्नमेंट भी देगा। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 700 करोड़ रुपया देगा, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 338 करोड़ रुपया देगा। ठीक है, ये जो उल्लास प्रोग्राम है, ये 2022 से लेकर 2027 तक चलने वाला है। इसमें लद्दाख ने 97% लिटरेसी हासिल कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि 1 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक 2 स्कीम चल रहा है। तो स्कीम या फिर 2 इनिशिएटिव आप कह सकते हैं। तो 2 मंथ के लिए 2 इनिशिएटिव चालू हुआ। एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, जिसका नाम था नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024। यहाँ पर हमारा एम था स्टॉप डायरिया, डायरिया को रोको। और हम लोग जो डायरिया से बच्चे मर जाते हैं उसको हम लोग जीरो करना चाहते हैं, कि बच्चे मरे ही ना। इसके लिए कैंपेन लॉन्च किया गया, 2 मंथ का कैंपेन था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पर थीम रखा गया है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखे अपना ध्यान। अब देखिए, जो हम लोग बच्चों को मरने नहीं देना चाहते हैं डायरिया से, तो हम लोग क्या करेंगे? डायरिया में जो सबसे बड़ा काम करता है वो ORS और जिंक पैकेट करता है। तो हम लोग जो है आंगनबाड़ी में, जहां पर बच्चे रहते हैं, और हेल्थ फैसिलिटी में ORS और जिंक पैकेट पहुंचाएंगे इस कैंपेन के अंदर। ठीक है, साथ में हम लोग अवेयरनेस भी देंगे। तो ये तो हो गया नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेन। ये 2 महीने के लिए था, 1 जुलाई और 1 अगस्त के लिए।
एक जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक। 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक हमारा एक और प्रोग्राम भी है जिसका नाम है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। ठीक है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। इसमें अर्बन लोकल बॉडीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि देखो भाई मानसून आने वाला है, यहाँ पर बहुत सारा हेल्थ रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ बहुत सारा बीमारी स्टार्ट हो जाएगा, तो तुम कुछ ऐसा काम करो ताकि ये जो चैलेंजेस है मानसून से जो रिस्क होने वाला है इसको तुम कर सको, कम कर सको। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने ये कैंपेन को लॉन्च किया, नाम था सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। देखिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, यहाँ पर बीमारी का बात है तो कहीं आप टेंशन में नहीं आकर के, कंफ्यूजन में नहीं आकर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं बोलिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने कहा है कि अर्बन लोकल बॉडी अभी तुम ध्यान दो, क्योंकि डायरिया भी बहुत बढ़ रहा है और मानसून है तो बहुत सारा रिस्क आएगा, तो वो रिस्क को किसी तरह से तुमको हैंडल करना है, साफ सफाई रखना है, सैनिटेशन करना है और पानी सही से और साफ सुथरा प्रोवाइड कराना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें कि ई साक्षी पोर्टल पे एक वर्कशॉप हुआ है रिसेंटली। अभी जो वर्कशॉप है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ई साक्षी पोर्टल ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ई साक्षी पोर्टल है ये 2023 में लॉन्च किया गया था ताकि जो एमपी लैड स्कीम है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट हो पाए। जो एमपी लैड स्कीम है इसमें क्या होता है, इसमें एमपी को हम लोग लोकल एरिया डेवलप करने के लिए पैसा देते हैं। कौन देता है पैसा? सरकार देता है। एनुअली 4000 करोड़ रुपया सरकार फूंकता है। किस पे फूंकता है? ये एमपी पे। एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है, हर एमपी को 5 करोड़ रुपया मिलता है ताकि वो अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए कुछ कम्युनिटी एसेट बनाए या फिर वो बनाने के लिए रिकमेंड करे। अब यहां पर कहा गया है कि जितना भी खर्चा करेगा ना तुम एमपी, तुम उसका मिनिमम 15% खर्चा एससी पॉपुलेशन के लिए करना। तो एससी पॉपुलेशन जहां पर रहता है उस एरियाज में तुम खर्चा करना, मिनिमम 15%। और जो भी खर्चा कर रहा है उसका मिनिमम 7.5% तुम खर्चा करना एसटी पॉपुलेशन जहां पर रहता है उस जगह के लिए। ये जो फंड है ये नॉन लैप्सेबल है। तो ये जो हो गया एमपी लैड स्कीम, ये स्कीम ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके बारे में साक्षी कौन रहेगा, प्रूफ कौन रहेगा, ये पोर्टल रहेगा। तो ये पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साक्षी है, किसको लेकर के? एमपी लैड स्कीम को लेकर के। एमपी लैड स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें यूनेस्को और यूईसीडी का रिपोर्ट जिसका नाम था द प्राइस ऑफ इनएक्शन, ग्लोबल प्राइवेट फिजिकल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ नॉट लर्निंग। यहाँ पर कहा गया है कि कुछ ना करने का कॉस्ट, प्राइस ऑफ इनएक्शन, कुछ ना करने का कॉस्ट। इसमें कहा गया कि जो भी यूथ है, जो भी बच्चे हैं, वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तो जो सीख नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से देश को, दुनिया को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। कितना नुकसान पहुंच रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। तो फाइंडिंग्स यहाँ पर क्या क्या रहा है? वो कह रहा है कि 250 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे दुनिया में 10,000 बिलियन डॉलर, 10,000 बिलियन डॉलर का कॉस्ट पड़ता है, इतना का नुकसान हो जाता है। ठीक है, कैसे नुकसान होता है? अगर ये 250 मिलियन बच्चे स्कूल जाते तो ये हमारे दुनिया में 10,000 बिलियन का इजाफा हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है। इसके साथ कह रहे हैं कि 57% ऑफ चिल्ड्रन के पास कोई स्किल नहीं है, ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है, ना वो कैलकुलेशन कर सकता है। फिर कहा कि चाइल्ड मैरिज जो है वो बहुत बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। गर्ल्स ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ते जा रहा है। गर्ल्स जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी का चक्कर में अपना स्कूल छोड़ देती है। अब चूंकि अर्ली प्रेगनेंसी 59% बढ़ गया है, जिसकी वजह से गर्ल ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ गया है। फिर कहा गया कि अगर जो हम लोग अर्ली स्कूल लीवर को 10% से कम कर दे, साथ में जो बेसिक स्किल भी नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनको 10% हम लोग बेसिक स्किल दे दें, तो क्या होगा? तब एनुअल जो है जीडीपी हमारा 1 से 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर 10% हम लोग अर्ली स्कूल लेवल को कम कर दें या फिर जो बेसिक स्किल्स को लैक करते हैं उनको कम कर दें, तो हमारा जीडीपी एनुअल ग्रोथ 1 से 2% बढ़ जाएगा। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया ओईसीडी और यूनेस्को? इन्होंने कहा कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ। अगर तुम स्कूल में वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी लेकर के आओगे तो बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़कर नहीं भागेंगे, ड्रॉप आउट रेट कम रहेगा। इसका प्रूफ है इंडिया। इंडिया में जब टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हुआ तो गर्ल्स का जो ड्रॉप रेट था वो 12% से बढ़ गया, यानी कि गर्ल्स अब कम ड्रॉप करती हैं, अब स्कूल जाती हैं। अब बॉयज जो है वो भी अपना ड्रॉप रेट कम हो गया, जो बॉयज ड्रॉप कर देते थे स्कूल अब नहीं करते हैं, 11% कम हो गया है। तो रिकमेंडेशन था कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करो, वहां पर वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी लेकर के आओ, साथ में सेक्सुअल एजुकेशन को भी प्रमोट करो ताकि अच्छे से समझ में आए लोगों को और लोग जागृत हो पाए।
साथ में वोकेशनल एजुकेशन भी दो, ट्रेनिंग भी दो, ताकि जो अभी लेबर मार्केट का नीड्स है उससे बच्चे अवगत हो पाए। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। इसके बाद फिर हम लोग अगला देखें न्यूज कि यूनाइटेड नेशन ने अभी 5 प्रिंसिपल लॉन्च किया है फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी, यानी कि जो फेक इंफॉर्मेशन फैल जाता है ना, और डिस इंफॉर्मेशन फैल जाता है, मिस इंफॉर्मेशन फैल जाता है ऑनलाइन चीजों में, तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 5 प्रिंसिपल जारी किया है। ये 5 प्रिंसिपल का नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है। पहला है सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, दूसरा है हेल्दी इंसेंटिव्स, तीसरा है पब्लिक एम्पावरमेंट, चौथा है इंडिपेंडेंट फ्री एंड प्लुरलिस्टिक मीडिया, और पांचवा है ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। सोसाइटल ट्रस्ट एंड रेजिलियंस, हेल्दी इंसेंटिव, पब्लिक एम्पावरमेंट, इंडिपेंडेंट फ्री एंड प्लुरलिस्टिक मीडिया, ट्रांसपेरेंसी एंड रिसर्च। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग अगला देखें माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024। इसके अंदर हम लोग रेमिटेंसेस के बारे में बहुत सारा डेटा इकट्ठा किए, साथ में माइग्रेशन को लेकर के बहुत सारा डेटा इकट्ठा किए। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2024। इसमें हम लोग देखें कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, वो 656 बिलियन डॉलर रिसीव किया है रेमिटेंसेस। टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सा है जो कि रेमिटेंस सबसे ज्यादा रिसीव किया है? नंबर 1 पे है इंडिया, फिर मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस और पाकिस्तान। इंडिया ने कितना रेमिटेंसेस हासिल किया है, यह याद रखने वाला बात है। 120 बिलियन 120 बिलियन रेमिटेंसेस इंडिया को मिला है। इंडिया को 120 मिलियन मिल गया है रेमिटेंसेस, तो इसका मेन सोर्स कौन है, कहां से इसको मैक्सिमम रेमिटेंस मिला था? यूएसए और यूएई के द्वारा। तो यूएसए नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है यूएई, जहां से इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिला है। ठीक है, एक टोंगा नाम का जगह है, टोंगा नाम का कंट्री है, जिसका 41% ऑफ जीडीपी जो है ना, वो रेमिटेंसेस से ही आता है। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब माइग्रेशन की बात करें, माइग्रेशन की मतलब कि एक देश से दूसरा देश आदमी जा रहा है, या तो पढ़ाई करने के लिए या तो काम करने के लिए। तो कौन सा टॉप 5 ओरिजिन कंट्रीज है जहां पर मैक्सिमम माइग्रेशन होता है, मैक्सिमम लोग जाते हैं देश छोड़ करके? नंबर 1 में है इंडिया, 18.7 मिलियन लोग इंडिया छोड़ करके जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे है यूक्रेन, नंबर 3 पे है चाइना, नंबर 4 पे है मैक्सिको, नंबर 5 पे है वेनेजुएला। तो इंडिया जो है माइग्रेशन के केस में भी सबसे ऊपर में है, 18.7 मिलियन लोग निकलते हैं इंडिया से। डेस्टिनेशन कहां पर लोग मैक्सिमम जाते हैं? यूएस, जर्मनी, सऊदी अरेबिया और रशिया और यूके, यहां पर लोग मैक्सिमम जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर जो ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, इन दोनों को मर्ज कर दिए हैं हम लोग। किसके लिए? फिशर फोक्स के लिए, जो मछली उत्पादन करते हैं, मछली पकड़ते हैं, उन लोगों के लिए। तो जो मछली उत्पादन करते हैं, जो मछली पकड़ते हैं ना, उन लोगों को दो स्कीम का फायदा देना पड़ रहा था, मतलब दो स्कीम का फायदा उन लोग तक पहुंच रहा था। तो हम लोग क्या किए, वो दोनों स्कीम को मर्ज कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग फिशर फोक्स के लिए एक मर्ज इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आए, हम लोग मतलब सरकार। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर आपको 12 रुपया एनुअली देना पड़ता था, जिसके लिए आपको 2 लाख का कवरेज मिलता था। जो 18 से 70 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको यह मिलता था फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। यानी कि मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, या फिर किसी का परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया, तो 2 लाख का कवरेज उनको मिलता था। किनको मिलता था? जिनका भी उम्र 18 से 70 साल का उम्र का है। एनुअली 12 रुपया देना पड़ता था। ठीक है, ये जो 12 रुपया है, ये भी सरकार ही देता था, समझे? ये तो एक स्कीम हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। दूसरा स्कीम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इसके अंदर फिशर फोक्स के लिए स्कीम लाया गया था, इंश्योरेंस स्कीम। कहा गया था, सरकार ने कहा था कि जो फिशर फोक्स होते हैं ना, ये लोग एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, समझे? क्योंकि ये लोग नाव वाव में चढ़ते हैं, उतरते हैं, और डूबने का भी खतरा रहता है। तो इन लोगों के लिए डेथ या फिर टोटल डिसेबिलिटी के लिए 5 लाख का कवरेज दिया गया था, पार्शियल डिसेबिलिटी के लिए 2.5 लाख का कवरेज दिया गया था, और एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 25,000 का कवरेज दिया गया था। तो यहाँ पर सरकार सोचा कि हम लोग देखो, दोनों में डिसेबिलिटी के लिए पैसा दे ही रहे हैं, ये मत्स्य संपदा योजना के अंदर भी दे रहे हैं और सुरक्षा बीमा की योजना के अंदर दे रहे हैं। तो हम लोग बोले कि मिक्स्ड इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आते हैं, मर्ज कर देते हैं दोनों स्कीम को। तो फिशर फोक्स के लिए ये स्कीम को मर्ज कर दिया गया और कहा गया कि 5 लाख का तुम लोगों को मिलेगा कवरेज। क्योंकि देखो,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना के अंदर 2 लाख का मिल रहा था और ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 5 लाख का मिल रहा था। तो इसीलिए बोले कि चलो 5 लाख का मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो 5 लाख का ही देंगे। 3 लाख जो होगा वो ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर दे देंगे और जो 2 लाख है वो नॉर्मली जो सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंदर दे देंगे। इसके लिए प्रीमियम सेट किया गया 80 रुपया पर पर्सन। ये जो पैसा है ये फुल्ली सब्सिडाइज्ड है, यानी कि सरकार ही देगा प्रीमियम भी। इसके बाद हम लोग देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने 2 चीज लॉन्च किया है। 2 चीज क्या है? एक कृषि कथा वेबसाइट है और दूसरा है वेब पोर्टल फॉर इंटरेस्ट सबमेंशन। दोनों का भी समझते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर है इन्होंने 2 चीज लॉन्च किया है, एक कृषि कथा वेब पोर्टल और वेब पोर्टल फॉर इंटरेस्ट सबमेंशन। जो कृषि कथा पोर्टल है ना, ये जो कृषि कथा का वेबसाइट है, यहाँ पर जो कृषि है, जो किसान है, वो अपना कहानी सुनाएंगे, अपना सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, अपना इंसाइट सुनाएंगे, अपना एक्सपीरियंसेस सुनाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? नया नया जो कृषि है वो लोग और मोटिवेट हो पाएगा और वो लोग सोचेगा कि हम लोग अच्छे से और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके लिए कृषि कथा का एक ब्लॉग साइट चालू किया गया, वेबसाइट चालू किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। साथ में वेब पोर्टल भी एक लॉन्च किया गया। इस वेब पोर्टल में क्या होगा? जो इंटरेस्ट सबमेंशन का क्लेम है वो फास्टर हो पाएगा। ये मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि एक बैंक जो है ये किसान को लोन देता है, ठीक है, किसान को लोन देता है 1 लाख रुपया का। कौन लोन दे रहा है? बैंक लोन दे रहा है। बैंक को इसके बदले में कितना इंटरेस्ट चाहिए? 8% इंटरेस्ट चाहिए। लेकिन सरकार कहता है कि फार्मर्स को, कि किसान को 8% नहीं देना होगा, इंटरेस्ट जो है ना सिर्फ 5% दो। जो 3% है ना, 3% इंटरेस्ट ये सरकार दे देगा बैंक को, सरकार बैंक को दे देगा। तो बैंक बोलता है कि अरे भाई आप खाली बोलते हैं, देते नहीं है। तो इसीलिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया जहां पर बैंक ये चीज क्लेम करेगा कि देखो 3% जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करो, तो सरकार वहां पर 3% इंटरेस्ट पेमेंट कर देगा। थोड़ा बहुत चेक कर लेगा कि हाँ सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है बैंक, फिर पेमेंट कर देगा। तो इसके लिए एक वेब पोर्टल जारी किया गया जहां पर सरकार क्या करेगा? बैंक को क्लेम दे देगा, बैंक को इंटरेस्ट दे देगा। जो इंटरेस्ट सबमेंशन का क्लेम है वो फास्टर सेटलमेंट हो पाएगा। ये जो वेब पोर्टल है, ये वेब पोर्टल को किसने बनाया था? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और नाबार्ड ने मिलकर के ये वेब पोर्टल को बनाया है। इसको यूज कौन करेगा? बैंक यूज करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यूज करेगा और नाबार्ड यूज करेगा, है ना। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा एफएटीएफ के बाद कि एफएटीएफ का अभी सिंगापुर मीटिंग हुआ जहां पर इंडिया को इसने रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाल दिया। इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाल दिया है। यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत प्राइड की बात है। सिर्फ 4 ही देश है जो कि इस कैटेगरी के अंदर आया था। क्या क्या नाम है? रशिया, फ्रांस, इटली, यूके। ये 4 ही G20 कंट्रीज है, ये 4 ही G20 कंट्रीज है जिसने अपना प्लेस बनाया है इस कैटेगरी के अंदर, रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी के अंदर। एफएटीएफ जो है रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में उसी कंट्रीज को रखता है जो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग में एक्सेप्शनल काम किया है। तो हमारा इंडिया में बहुत अच्छा से काम हुआ है, कोई भी डेफिशिएंसी इंडिया में नहीं पाया गया है रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसीलिए इंडिया को रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में डाला गया है। ये 4 कैटेगरी में डालता है एफएटीएफ। ये चारों कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट कैटेगरी है वो है रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी। यहाँ पर इंडिया को डाला गया है। ये इंडिया का अच्छा रैंकिंग को दर्शाता है और रेगुलर फॉलोअप के अंदर फायदा मिलता है। अब जो है इंडिया को अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हर साल सबमिट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इनहैंस्ड फॉलोअप कैटेगरी में करना पड़ता था। बहुत सारा देश अभी इनहैंस्ड फॉलोअप कैटेगरी में है जिसको अपना रिपोर्ट एवरी ईयर सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन इंडिया को नहीं करना पड़ेगा। इंडिया सीधा 2027 में अपना रिपोर्ट पब्लिश करेगा, मतलब रिपोर्ट सबमिट करेगा एफएटीएफ में, क्योंकि इंडिया जो है वो रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में आ गया है। 4 कैटेगरी कौन कौन सा होता है एफएटीएफ का? पहला है रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी, दूसरा है इनहैंस्ड फॉलोअप कैटेगरी, तीसरा है ग्रे लिस्ट और चौथा है ब्लैक लिस्ट। ठीक है, जो एफएटीएफ है वो 1989 में बना था। ये किसको लेकर के काम करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर के काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में एफएटीएफ का हेडक्वार्टर है। इसीलिए देखिए कि फ्रांस भी रेगुलर फॉलोअप में है। 39 मेंबर्स है इसका, ठीक है, जिसमें से कि इंडिया जो है एफएटीएफ को ज्वाइन किया था 2010 में और रशिया जो है अभी उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है 2023 में।
ठीक है। G7 कंट्रीज का ये इनिशिएटिव था FATF, जहां पर अभी 39 मेंबर कंट्री है। इंडिया कब ज्वाइन किया था 2010 में, और रशिया का सस्पेंड कर दिया गया है 2023 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग लगभग पूरा कवर कर लिया। तो हम लोग समराइज करते हैं इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? ए वर्ल्ड ऑफ डेट, कर्ज की दुनिया, ए ग्रोइंग बर्डन टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी। ग्लोबल प्रोस्पेरिटी में ये ग्रोइंग बर्डन है, बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। कर्ज की दुनिया का क्या मतलब होगा कि दुनिया जो है कर्ज में डूबा हुआ है। कितना कर्ज है आखिर? इतना टेंशन वाला बात क्या है? कितना कर्ज है? तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब 315 ट्रिलियन डॉलर्स। इतना लोन लेकर के बैठा है पूरा दुनिया। मतलब पूरा दुनिया में कौन कौन आता है? दुनिया का लोग यानी कि हाउस होल्ड, दुनिया का कंपनीज यानी कॉर्पोरेट्स, और दुनिया में जितना सरकार है वो लोग। तो सरकार लोग भी कुछ लोन लिया होगा, इंसान लोग भी कुछ लोन लिया होगा, और कंपनी लोग भी कुछ लोन लिया होगा। सारा लोन को जोड़ करके हम लोग बोल रहे हैं 315 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ठीक है। और कमाई कितना है पूरा दुनिया का? पूरा दुनिया का कमाई है 109.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो 3 गुना तो लोन लेकर के बैठा हुआ पूरा दुनिया। ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर लोन का पेमेंट नहीं होगा तो क्या होगा? सब कोई गरीबी रेखा के अंदर आ जाएगा। जो भी इंसान लोग है वो लोन को अगर पेमेंट नहीं कर पाएगा तो गरीब बन जाएगा। जो सरकार है यानी कि जो पब्लिक डेट लिया हुआ है, जो सरकार लोन लिया है वो लोन अगर नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? देश डूब जाएगा। बहुत सारा डेवलपिंग कंट्रीज भर भर के लोन लिया है और डूबने का कगार पे है। एग्जाम्पल अफ्रीका, समझे? तो ये जो लोन है ये बहुत गड़बड़ वाला बात है। आखिर इतना लोन बढ़ क्यों गया? क्या क्या रीजन है? कोविड-19, राइजिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी का स्लगिश होना। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल डेट बहुत बढ़ रहा है। ठीक है। इस ग्लोबल डेट में भी ना जो पब्लिक डेट है वो ज्यादा क्रूशल है, क्योंकि पब्लिक डेट का क्या मतलब है? सरकार जो लोन लेता है, जो सरकार जो लोन लिया है दूसरा कंट्री से, अगर वो चुकता नहीं कर पाएगा तो देश डूबेगा, और देश डूबना सबसे बड़ा चिंता का विषय है। तो इसके लिए हम लोग ये जांच करते हैं कि पब्लिक डेट आखिर कितना है। अगर ग्लोबल डेट जो है वो 315 ट्रिलियन है तो पब्लिक डेट कितना है? तो ये मालूम चला कि पब्लिक डेट जो है वो 97 ट्रिलियन है। फिर हम लोग ये देखें कि चलो हम लोग ये जान गए कि पब्लिक डेट जो है वो 97 ट्रिलियन है। तो हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज लिया होगा, डेवलप्ड कंट्रीज लिया होगा तो वापस वो चुकता कर देगा, लेकिन नहीं। कौन लिया है? डेवलपिंग कंट्रीज लिया है। डेवलपिंग कंट्रीज 30% वही लोन लिया है। जो टोटल जो टोटल पब्लिक डेट है 97 ट्रिलियन, उसमें से 29 ट्रिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 30% जो डेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज लिया हुआ है। और ये चिंता का विषय है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसके पास ज्यादा पैसा होता नहीं है कि वो चुकता कर पाए, समझे? फिर हम लोग थोड़ा और रिसर्च किए तो ये मालूम चला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उसमें से आधा डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो 8% ऑफ इनकम सिर्फ डेट सर्विस कर रहा है, यानी कि इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट में उसका 8% ऑफ इनकम खत्म हो जा रहा है। चिंता वाला विषय है। फिर हम लोग देखे कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तो हाफ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज है ना, सब डेवलपिंग कंट्रीज को देखते हैं। तब मालूम चला कि अगर सब डेवलपिंग कंट्रीज को देखेंगे तो एवरेज में वो लोग 2.4% ऑफ जीडीपी खर्चा कर रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में। मतलब ठीक है, लेकिन फिर देखेंगे अच्छा इंटरेस्ट देने में 2.4% खर्चा कर रहा है तो क्लाइमेट के लिए कितना खर्चा करता होगा? तो मालूम चला कि 2.1%, यानी कि इंटरेस्ट जितना रुपया दे रहा है उससे कम खर्चा कर रहा है क्लाइमेट पे, यानी कि क्लाइमेट पे एफर्ट नहीं डाल रहा है। अरे साला तब तो गड़बड़ हो जाएगा यार। इतना सारा डेवलपिंग कंट्रीज अगर क्लाइमेट पे एफर्ट नहीं डालेगा तो डूबेगा कौन? क्लाइमेट। डेवलपिंग कंट्रीज से डूबेगा। लेकिन अब क्या होगा? क्लाइमेट के लिए हम लोग पेरिस एग्रीमेंट किए थे, जहां पर यह टारगेट किया गया था कि 2030 तक हम लोग 6.9% जो है अपना इनकम लगाएंगे, लेकिन अभी तो लगा नहीं पा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज। ये गलती वाला बात है। ये सब कैसे इतना प्रॉब्लम, हम लोग कैसे फंस गए? दो रीजन था। एक रीजन तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके, कोविड-19, एनर्जी और फूड प्राइसेस का बढ़ जाना, क्लाइमेट चेंज, ये सब एक रीजन था। दूसरा रीजन क्या है? ऑफिशियल डेवलप्ड असिस्टेंस। ये क्या है? ये ऐसा कंट्रीज होता है ना जो कि ग्रांट देता है, सॉफ्ट लोन देता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो कर पाए। अभी जो है ना ये ग्रांट और ये सॉफ्ट लोन नहीं दे रहा है, और जो भी ये दिया हुआ था लोन उसमें भी कुछ ईज नहीं कर रहा है। तो ये रीजन है। ये रिपोर्ट है जिसका नाम है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग को लेकर के क्या स्थिति है, यानी कि क्या स्टेट है और क्या ट्रेंड है, इसको लेकर के ये रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, जिनका कहना था कि कार्बन प्राइसिंग को लेकर के हम लोग कितना रुपया इकट्ठा कर लिए हैं? 104 बिलियन डॉलर्स 2023 में, और जिससे कि क्या फायदा होगा? 24% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हम लोग कवर कर लिए। ठीक है। बीच कंट्रीज जो है इसमें बहुत फायदा दे रहा है। बीच कंट्रीज मतलब बी से ब्राजील, आई से इंडिया, टी से टर्की, सी एच से चाइना और कोलंबिया। ठीक है।
कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? कार्बन प्राइसिंग एक तरीके का टैक्स लगाना हुआ कार्बन एमिशन के ऊपर। जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें इंडस्ट्रीज लोग बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है बिना ये सोचे कि क्लाइमेट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब हम लोग उस पर टैक्स लगा देते हैं, जब उन लोग को पैसा देना होता है, तो वो लोग क्या करता है कि थोड़ा अल्टरनेटिव में जाता है, कार्बन एमिशन कम करता है। इसके लिए कार्बन प्राइसिंग करना पड़ता है हम लोगों को। ठीक है, तो यही था समराइजेशन इस पर्टिकुलर न्यूज का। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। यूनेस्को ने एक पार्टनरशिप लॉन्च किया जिसका नाम था ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। इसके अंदर 80 पार्टनर कंट्रीज है, मतलब 80 कंट्री मिलकर के आया है इस पार्टनरशिप के अंदर। इसमें क्या हो रहा है, यूनेस्को जो है ये क्लाइमेट चेंज को किस तरह से टैकल करना है इसका नॉलेज देगा, स्किल्स देगा और वैल्यूज प्रोवाइड कराएगा। किसको प्रोवाइड कराएगा? बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं। इसीलिए इस पार्टनरशिप का 4 पिलर है। ग्रीन कर दो स्कूल्स को, ग्रीन कर दो करिकुलम को यानी कि सिलेबस को, ग्रीन कर दो टीचर ट्रेनिंग को, एजुकेशन सिस्टम को, और ग्रीन कर दो कम्युनिटी को। तो 4 पिलर क्या है? ग्रीनिंग SC/ST, S से स्कूल्स, C से करिकुलम, C से कम्युनिटी और टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम कैपेसिटी। 2 नया टूल्स अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। पहला है ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि हम लोग सिलेबस में क्या क्या चीज ऐड करेंगे ताकि बच्चों को ये चीज नॉलेज हो सके कि किस तरह से हम लोग को क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है। ये तो पहला टूल हो गया। दूसरा टूल यहाँ पर लॉन्च किया गया ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड। स्कूलों को ये बताया जाएगा इसके अंदर कि तुम लोग मिनिमम चीज क्या कर सकता है ताकि तुम ये पार्टनरशिप के अंदर बढ़िया से दिखो। इट सेट्स मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन हाउ स्कूल शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करने से पीछे मत हटिए, लाइक जरूर करिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत। समराइज करते हैं। एक सर्वे आया, सर्वे का नाम क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ये सर्वे कर रहा है, यानी कि कितना आदमी खर्चा करता है। तो खर्चा तो उतना ही करेगा ना जितना इनकम होगा। तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली यहाँ से हमको ये मालूम चलेगा कि इनकम कितना हो रहा है। तो इनकम बता रहा है, कौन बता रहा है ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि इनकम अगर बता रहा है तो ये डेटा को आपको यूज करना पड़ सकता है डिस्क्रिप्टिव में। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है, याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ये सर्वे का क्या नाम है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। किसके द्वारा किया गया है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के द्वारा, जो कि किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इनके द्वारा क्या क्या फाइंडिंग्स रहा है इस सर्वे के आधार पे? इनके द्वारा कहा गया है कि जो कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ना, वो रूरल एरियाज में देखा जाए तो 1430 रुपए से बढ़ करके 3773 हो गया है। और अर्बन एरियाज को देखा जाए 2630 से लेकर के 6459 रुपीज तक पहुंच गया है। यानी कि एक मंथ में अब रूरल एरियाज में कितना खर्चा होता है? 3773 रुपया। और अर्बन एरियाज में कितना खर्चा होता है? 6459 रुपया। ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होता है? अगर स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम में, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो चंडीगढ़ में। सबसे कम खर्चा कहां पर होता है? स्टेट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ में, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो लद्दाख में। याद कैसे कर सकते हैं? स्टेट में सबसे ज्यादा खर्चा कहां पर होता होगा? जहां पर सिक्का चलता है, सिक्का चलता है यानी कि सिक्किम। सबसे कम खर्चा कहां पर होता होगा स्टेट्स को लेकर के? जिसका 36 का आंकड़ा होगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं, सबसे ज्यादा खर्चा कहां होता होगा? जहां चंडी देवी है, चंडीगढ़। सबसे कम खर्चा कहां होता होगा? जहां लद्दाख है। ठीक है, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के भी यहाँ पर फाइंडिंग्स आया है। इनकम इनइक्वालिटी को किस तरह से हम लोग जांचते हैं? गिन्नी कोएफिशिएंट से जांचते हैं। गिन्नी कोएफिशिएंट अगर 0 रहा, इसका मतलब कि हर आदमी के पास इक्वल इनकम है। ठीक है, परफेक्ट इक्वालिटी है इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर गिन्नी कोएफिशिएंट 1 हो गया तो इसका मतलब कि एक ही आदमी के पास सारा पैसा है, मतलब इनकम इनइक्वालिटी पूरा है। तो गिन्नी कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर 0 में है यानी कि बहुत अच्छा स्थिति है, सबके पास इक्वल पैसा है। लेकिन 1 है तो सबके पास इक्वल पैसा नहीं है, एक ही आदमी के पास सारा पैसा है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी देखा गया तो रूरल हाउस होल्ड में पाया गया गिन्नी कोएफिशिएंट 0.266 और अर्बन हाउस होल्ड में पाया गया 0.314। ठीक है, अगर स्टेट वाइज देखा जाए इनइक्वालिटी तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हैं। एक चीज याद रखने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी कौन सा स्टेट में है? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ही होता है। बारिश तो पूरा ही बारिश हो जाता है पैसों का, और नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं है। समझे? तो वहां से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय में हाईएस्ट कंजम्पशन इनइक्वालिटी है। तो समराइज करते हैं, कहानी कहां से स्टार्ट होता है? बीईपीएस से। बीईपीएस का क्या मतलब होता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो बड़ा बड़ा एमएनसी है, बड़ा बड़ा कंपनी है, वो लोग अपना प्रॉफिट को शिफ्ट कर देता है ताकि उन लोगों को टैक्स ना देना पड़े। टैक्स से बचने के लिए जो प्रॉफिट है उसको दिखाता ही नहीं,
बोलता है ये जो प्रॉफिट है ना, ये दूसरा कंपनी का है, मेरा सब्सिडरी कंपनी का है, मेरा छोटा कंपनी का। ये जो छोटा कंपनी है ना, ये तो बहामास में है, उस कंट्री में है, तो उस कंट्री में है, तो उस कंट्री वाला में वो टैक्स देगा। और वो कंट्री में टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, वहां पर टैक्स लेता ही नहीं है। तो ये एमएनसी का तो फायदा हो गया ना, वो ऐसा कंपनी बना, प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया जहां पर उसको टैक्स नहीं देना है। इसी को कहते हैं बीईपीएस। ये क्या है? ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज है जो कि एमएनसी इस्तेमाल करता है। ठीक है, इससे बहुत नुकसान होता है बहुत सारे सरकारों को। कितना नुकसान होता है ग्लोबली? नुकसान होता है 100 से लेकर के 240 बिलियन डॉलर्स का। इतना नुकसान होता है सारे कंट्रीज को। तो सारा कंट्रीज मिल करके एक फ्रेमवर्क बनाया है ताकि ये नुकसान से बचा जा सके। ये नुकसान को बचा जा सके, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसका नाम है OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क ऑन बीईपीएस। इसमें 147 कंट्रीज मिल करके इनिशिएटिव लिया, इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है। 2016 में ये चीज स्टार्ट हुआ था और अभी हाल फिलहाल में 16वां मीटिंग हुआ है पेरिस फ्रांस में। ठीक है, ये दो अप्रोच के ऊपर काम करता है। पहला अप्रोच कि जहां पर कंज्यूमर है, जहां से तुम पैसा कमाता है, तुम अपना जो कंपनी है उसको वहीं पर रखो, कंपनी को अलग जगह मत रखो, कंपनी को वहीं रखो, ताकि ये मालूम चल सके कि यहीं का कंज्यूमर से तुम कमाया है, तब यहीं से तुम कमाया है तो यहीं पर तुम टैक्स देगा। ये पहला पिलर था। दूसरा पिलर है कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेशन टैक्स 15% का देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी एमएनसी हो और कहीं पर भी हो, कम से कम उसको मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% देना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूं कि ये वाला चीज आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, लाइक करने से पीछे ना हटे, कमेंट करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। तो जेंडर गैप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जेंडर गैप रिपोर्ट क्या कहता है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में कितना अंतर हो गया है, उस अंतर को अब तक हम लोगों ने कितना क्लोज किया है, यही बताता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। इस बार का जो रिपोर्ट है इसका 18th एडिशन है, यानी 18वां एडिशन है। इसमें 146 कंट्रीज को रैंकिंग दिया जाता है। ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, अभी ओवरऑल जेंडर गैप स्कोर जो है वो 68.5% है। मतलब कि हम लोग पूरे दुनिया में लड़का और लड़की के बीच में जो अंतर है उसमें हम लोग 68.5% फिल कर दिए हैं, उस अंतर को 68.5% से कम कर दिए। ठीक है, किस पेस पे हम लोग कम कर रहे हैं, किस स्पीड से हम लोग कम कर रहे हैं? पिछले साल से अभी तक हम लोग 0.1% इंक्रीज किए हैं। ये बहुत कम इंक्रीज है। अगर इसी इंक्रीज में हम लोग जाएंगे तब हम लोग फुल इक्वालिटी लाने के लिए 134 साल का समय लगाएंगे। तो अगर हम लोगों को एक लड़का एक लड़की के बीच में जेंडर गैप को कम करना है, जीरो करना है, तो हम लोग को 134 साल लग जाएगा। ठीक है, हम लोग किस आधार पे जेंडर गैप को डिसाइड करते हैं? 4 आधार है जिसपे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक लड़का एक लड़की के बीच में जेंडर गैप है। ठीक है, वो 4 पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। एक लड़का को एक लड़की को कितना मौका मिलता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में और मार्केट में जाकर के पार्टिसिपेट करने में। दूसरा पैरामीटर है एजुकेशन अटेनमेंट। एक लड़का को एक लड़की को एजुकेशन अटेनमेंट में कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थ फैसिलिटी में कितना एक्सेस है एक लड़का का एक लड़की का, ये तीसरा पैरामीटर है। चौथा पैरामीटर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एक लड़की को एक लड़का को पॉलिटिकली कितना एम्पावर किया जाता है। ठीक है, अगर इस बार का हम लोग स्कोर देखें तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में स्कोर है 60.5%, यानी कि 60.5% गैप हम लोग फिल कर दिए। ठीक है, एजुकेशनल अटेनमेंट में हम लोग 94.9% गैप फिल कर दिए। हेल्थ एंड सर्वाइवल में हम लोग 96% गैप फिल कर दिए हैं और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हम लोग 22.5% गैप ही फिल कर पाए हैं। ठीक है, ये तो हो गया पैरामीटर जिस आधार पे हम लोग जेंडर गैप को मतलब नापते हैं। रैंकिंग देखा जाए तो पहला 5 कंट्री का नाम आपको याद रखना चाहिए, साथ में कितना इसका स्कोर है ये भी आपको याद रखना चाहिए। आइसलैंड पहला नंबर, दूसरा नंबर फिनलैंड, तीसरा नंबर नॉर्वे, चौथा नंबर स्वीडन, पांचवा नंबर जर्मनी। इसको याद कैसे करेंगे? आइस मत खाओ, आइस से फन मत करो नहीं तो स्वीट जर्म हो जाएगा। आइस से फन मत करो नहीं तो स्वीट जर्म हो जाएगा। आइसलैंड फन मत करो, फिनलैंड नहीं तो यानी कि नॉर्वे, स्वीट जर्म हो जाएगा यानी कि स्वीडन और जर्मनी। ठीक है, इंडिया का क्या रैंकिंग है? इंडिया का रैंकिंग बहुत खराब है। इंडिया का रैंकिंग है 129, समझे? और हमारा स्कोर कितना है? 64.1%, यानी कि हम लोग 64.1% गैप को फिल कर पाए हैं अभी तक। ठीक है, इंडिया में अगर देखा जाए तो 4 पैरामीटर में 2 पैरामीटर को देखते हैं हम लोग। एक एजुकेशनल अटेनमेंट, तो एजुकेशन अटेनमेंट का देखा जाए तो यहाँ पर लिटरेसी रेट का जो गैप है ना वो 17.2% है, यानी 17 में खतरा, समझे? फिर अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पैरामीटर को देखेंगे तो इंडिया में क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट इंडिकेटर है
वहां पर स्कोर 40.7% है, यानी कि ओके है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे यानी कि फेडरल लेवल पे स्कोर थोड़ा सा कम है। मिनिस्ट्रियल पोजीशन में लड़कियों को कम स्पेस मिलता है, कम रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इसीलिए वहां पर स्कोर है 6.9% और पार्लियामेंट में स्कोर है 17.2%। ठीक है। अगर पड़ोसियों की बात करें तो पड़ोसियों में पाकिस्तान जो है वो लास्ट सेकंड स्टेज में है, समझे। 146 कंट्रीज है टोटल और पाकिस्तान का रैंक है 145। बताइए। हंसने का बात है नहीं, चिंताजनक बात है, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़िए बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज है वो तो आगे है। बांग्लादेश 99 नंबर पे, चाइना 106 नंबर पे, नेपाल 117 नंबर पे, श्रीलंका 122 नंबर पे, और भूटान 124 नंबर पे, सब हम लोगों से आगे है। अगर देखा जाए रीजन के हिसाब से, तो रीजन के हिसाब से भी रैंक डिसाइड किया गया है। तो वहां पर नंबर 1 पे है यूरोप, नंबर 2 पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 3 पे है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन। तो इसको आप देख सकते हैं। दो चीज यहाँ पर याद रखने की जरूरत है कि अगर रीजन की बात करें तो सबसे पहले इस चार्ट में कौन आता है, नंबर 1 पे कौन आता है, यूरोप। और हम लोग कहाँ पर आते हैं, यानी कि साउथ एशिया कहाँ पर आता है, 6 नंबर पे आता है। ठीक है, 63.7% हम लोग का स्कोर है, यानी कि इतना परसेंट हम लोग जेंडर गैप को क्लोज कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर मैंने समराइज भी कर दिया आपको इस रिपोर्ट को। आशा करता हूँ कि ये रिपोर्ट आपको समझ में आया हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से, मतलब कि जब मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग चालू करूंगा तब मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करिए, लाइक के बिना आप मत जाइए, नहीं तो आपका पाप चढ़ेगा ठाकुर। एक लाइक तो दे सकते हैं आप। वर्ल्ड बैंक ने एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर लाया जिसके अंदर बताया गया कि इंडिया में डेमोक्रेसी छोटे लेवल पे भी है, और ये बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात लागू करने के पीछे का कौन मेन कारण है, वो मेन कारण है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके बारे में और वर्ल्ड बैंक थोड़ा सा बताया। तो हम लोग ने देखा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, इन्होंने कुछ पावर दिया है, 3 पावर दिया है। एक, इसने कहा है कि ग्राम सभा बनना चाहिए, ग्राम सभा बहुत अच्छा चीज होता है। दूसरा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए 3 लेवल पे, जैसे कि एक ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो ये सब भी हमारा डेमोक्रेसी को स्ट्रांग कर रहा है, छोटा लेवल में डेमोक्रेसी डेवलप कर रहा है। और रिजर्वेशन जो है ये भी लेके आया यही अमेंडमेंट एक्ट। तो यही अमेंडमेंट एक्ट है जिसके वजह से वर्ल्ड बैंक बहुत खुश है कि इंडिया में 2.5 लाख डेमोक्रेसीज है। इस पेपर के अंदर कुछ फाइंडिंग्स किया गया और उस फाइंडिंग्स के बेसिस पर कुछ रिकमेंडेशन दिया गया। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि ग्राम पंचायत में लैक ऑफ फंड्स है, पैसों का कमी है। तो इसके लिए रिकमेंडेशन लाया कि लोकल टैक्स कैपेसिटी बिल्ड करिए, जिसमें कि ग्राम पंचायत टैक्स लेवी कर पाए, टैक्स ले पाए। अब दूसरा फाइंडिंग था लैक ऑफ फंक्शनरीज, कि पंचायत में पंचायत सचिव है ही नहीं। अगर एवरेज में देखा जाए तो 0.67 पंचायत सचिव है एक ग्राम पंचायत में, और यूपी में देखा जाए तो 0.33 है पर ग्राम पंचायत। तो इसके लिए क्या करा जाए, वैकेंसी भरा जाए, यही रिकमेंडेशन उन्होंने दिया। फिर तीसरा फाइंडिंग इन्होंने दिया कि रिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया है। अभी जो भी बेनिफिशियरी सेलेक्ट हो रहा है कोई भी पब्लिक प्रोग्राम के लिए, वो कैसे सेलेक्ट हो जाता है, सेंट्रल लेवल पर ही सिलेक्ट हो जाता है। MIS बेस्ड सॉफ्टवेयर की वजह से सेंट्रल लेवल पर ही सिलेक्ट हो जाता है, जो कि सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। कैसे सेलेक्ट होना चाहिए, ग्राउंड लेवल पे। तो इसके लिए रिकमेंडेशन लाया कि ग्राम सभा होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए, ताकि जो बेनिफिशियरी डिजर्व करता है उसी को पब्लिक प्रोग्राम के थ्रू फायदा पहुंचे, और जो भी डिसीजन मेकिंग है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो। लास्ट में फाइंडिंग्स दिया गया कि रिजर्वेशन का अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसके लिए रिकमेंडेशन दिया गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी जोड़ दो पंचायत के साथ। इससे क्या होगा कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन बनेगा और काम जो है स्मूथली हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये आपको समराइज कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को चीन टपाक डम डम। ठीक है। यूनिसेफ कहता है कि देखो पूरे दुनिया में 27% बच्चे जो हैं वो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर आते हैं, और इंडिया में ही देखा जाए तो 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी के अंदर आते हैं। और ये चीज इंडिया का बहुत खराब स्थिति दर्शाता है। अफगानिस्तान के बाद साउथ एशिया में इंडिया ही ऐसा देश है जो कि फूड पॉवर्टी में इतना आगे है। ये बहुत खराब है। अगर देखा जाए तो इनकम ही सिर्फ एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जा रहा है। सिर्फ इनकम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमीर हो चाहे गरीब हो, सब में देखा जा रहा है चाइल्ड फूड पॉवर्टी। बहुत सारा कॉजेस यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि ग्रोइंग इनइक्विटीज, उसका कॉन्फ्लिक्ट,
क्लाइमेट क्राइसिस, फिर राइजिंग फूड प्राइसेस, ओवर एबंडेंस ऑफ अनहेल्दी फूड्स, ठीक है, पुअर चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस, हार्मफुल फूड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। एनएसएस का क्या मतलब होता है? नेशनल सैंपल सर्वे। ये अलग अलग राउंड में अलग अलग चीजों का सैंपल इकट्ठा करता है, उसमें सर्वे करता है। इस बार 79th राउंड हुआ है और इसमें इन लोगों ने सर्वे किया है आयुष के ऊपर। आयुष का मतलब आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ये जो सर्वे हुआ है, इसका जो भी फाइंडिंग्स है, इसको कौन रिलीज किया है? मॉस्पी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आप गलती से ये मत डाल दीजिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिलीज किया है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने किया है। एनएसएस यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? ये सर्वे किस लिए था? ये जानने के लिए कि जो रूरल एरियाज है या फिर अर्बन एरियाज है, वहां पर आयुष के बारे में लोग अवेयरनेस है कि नहीं है, और अवेयरनेस है तो लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये मालूम चला कि 95% ऑफ रूरल रिस्पोंडेंट और 96% ऑफ अर्बन रिस्पोंडेंट आयुष के बारे में अवेयर थे, और 85% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड और 86% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड के में कम से कम एक ऐसा बंदा था, कम से कम एक ऐसा मेंबर था जिसको मालूम था मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, कि कौन कौन सा प्लांट है जिसको हम लोग मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, और होम रेमेडीज के बारे में मालूम था। यूसेज की बात करें तो 46% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड और 53% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड ने पास्ट ईयर में आयुष का इस्तेमाल किया था, जिसमें से कि आयुर्वेदा को प्रेफर किया जाता है यूसेज में भी, और आयुर्वेदा पे ही बहुत सारा खर्चा भी हुआ है। लोग खर्चा अगर करते हैं तो आयुर्वेदा पे करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में करते हैं। ये चीज रूरल एरियाज में भी है और अर्बन एरियाज में भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। ये जो रिपोर्ट है ये किसके बारे में बात करता है? एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से शिफ्ट होकर के रिन्यूएबल एनर्जी में चले गए, ठीक है? तो ये रिपोर्ट जो है वो बेस्ड है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कि रैंक करता है 120 कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस, तो किस तरह से आप अपना एनर्जी सिस्टम को यूज कर रहा है। तो इसने टॉप 5 परफॉर्मेंस दिया है जो कि एनर्जी ट्रांजिशन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। इंडिया 63 नंबर पे आता है, फिर भी ठीक है नंबर। अगर G20 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 20 परफॉर्मेंस के अंदर G20 के 6 देश आते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, यूके और यूएसए। और देखा गया है कि एडवांस इकोनॉमीज में और चाइना में क्लीन एनर्जी के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके बलबूते क्या हुआ है कि क्लीन एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट पहुंच गया है $1.8 ट्रिलियन। ये बहुत अच्छी बात है। अब देखा जाए तो इस रिपोर्ट के अंदर एक और बात किया गया कि नेट जीरो कार्बन एमिशन 2022 में 8 देशों ने अचीव कर लिया है। वो 8 देशों का क्या नाम है? भूटान, कोमोरोस, गैबन, गयाना, मेडागास्कर, नियू, पनामा, सरीनेम। सबको एक बार आपको रीड करना चाहिए। अब यहाँ पर भूटान अगर नहीं रहता तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट अचीव किया है ये उतना क्रूशल नहीं होता, लेकिन चूंकि भूटान यहाँ पर आ गया है तब आपको पूरा अच्छे से याद करना पड़ेगा कि भूटान, कोमोरोस, गैबन, गयाना, मेडागास्कर, न्यू, पनामा और सरीनेम, ये 8 कंट्रीज ने नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर लिया है। इंडिया का कब तक है नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर कहा गया कि जनरेटिव एआई जो है वो एनर्जी कंपनीज को बहुत मदद कर सकता है, जिससे कि उनको $500 बिलियन का सेविंग होगा, ठीक है? ठीक है, तो एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो कि काम करता है अंडर मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस रिपोर्ट का क्या नाम है? स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, ठीक है? इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स इसमें दो है। पहला कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल इनकम में, वो है 18.2%। नेशनल इनकम का एक दूसरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है? ग्रॉस वैल्यू एडेड में 18.2% अकाउंट करता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। मतलब कि नेशनल इनकम में 18.2% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो अलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से कंट्रीब्यूशन कम हो गया, इसका क्या रीजन हो सकता है? तो रीजन मालूम चलता है कि क्रॉप सब सेक्टर में थोड़ा कमी आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2012 में ये 62.4% कंट्रीब्यूट कर रहा था टोटल एग्रीकल्चर के अंदर, लेकिन अब एग्रीकल्चर के अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 54.3%, ठीक है?
अब दूसरा बात यहाँ पर जो जानना जरूरी है कि कौन कौन सा सब सेक्टर ग्रोथ किया है। लाइव स्टॉक सब सेक्टर, फॉरेस्ट्री सब सेक्टर और फिशिंग सब सेक्टर। ठीक है, फिशिंग सब सेक्टर के लिए कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हम लोग का 17 तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ठीक है, जो कि 2015 में लाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, और इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको मॉनिटर करता है, HDSN। HDSN मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है कि ये सब गोल्स पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस देखता है, और ये प्रोग्रेस देख करके रिपोर्ट बनाता है। उस रिपोर्ट का नाम ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको आज हम लोग देखते हैं, मतलब देख रहे हैं। 17 गोल्स क्या क्या है इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है। बैंकिंग एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आरबीआई ग्रेड बी में भी पूछा जा सकता है, और आपका यूपीएससी वगैरह में भी पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि एसएससी में भी पूछा जा सकता है। ये 17 जो गोल्स है इसको हम लोग समझते हैं। आंख बंद कर लीजिए, 17 एचडीजी को हम लोग याद करते हैं। सबसे पहले जब आप सिंगल रहते हैं तो आपको पॉवर्टी का चिंता होता है, तो नंबर 1 हो गया नो पॉवर्टी। जब आप डबल हो जाते हैं यानी कि रिलेशनशिप में आ जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि किस तरह से आप अपने जो फैमिली है उसको चलाएंगे, तो ढुसका पूरी खाएंगे, जिंदगी यूं ही बिताएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में आ गए तो आप आ गए हंगर, तो नो हंगर। तीसरा नंबर में आ गए जब आपका फैमिली में 3 जन हो गए, यानी कि आपका नया नया बच्चा हुआ है, तो नया नया बच्चा हुआ तो उसका आपको हेल्थ देखना पड़ेगा, तो क्वालिटी हेल्थ। चौथा नंबर में क्या हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि आपका अब 2 बच्चा हो गया तो उसको एजुकेशन भी देना पड़ेगा। अब 5वां नंबर, आपका फैमिली में 5 मेंबर आ गया है, यानी कि तीसरा बच्चा हो गया। अब तीसरा बच्चा जो है उसका जेंडर जरूर अलग होगा, तीनों लड़का भी नहीं हो सकता, तीनों लड़की भी नहीं हो सकता, यानी कि जेंडर अलग होगा, यानी कि जेंडर इक्वालिटी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब छठा मेंबर जब आपका फैमिली में आएगा तब सबको पॉटी के लिए जाएगा। ठीक है, तो आपको सैनिटेशन देखना पड़ेगा, क्लीन वाटर देखना पड़ेगा, तब गोल बनेगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7वां बहुत मैजिकल नंबर होता है, तो 7वां जब नंबर आएगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी सिखा के जाएगा। 8वां नंबर में आ गया गुड जॉब इकोनॉमिक ग्रोथ। 8 नंबर जो है वो दिखता है इन्फिनिटी का जैसा, तो इन्फिनिटी में आपको क्या चीज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो 8 नंबर में आ गया गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 से आ गया इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 नंबर कैसे बनता है, 1 और 0, एक आदमी जो कि इनइक्वालिटी को 0 कर दिया। ठीक है, तो रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11 में क्या आ गया, 11 में 1 और 1 होता है, 1 और 1 मिलकर के कम्युनिटी बनता है, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज। 12 को किस तरह से याद कर सकते हैं, बाहर बाथरूम से बाहर कंजम्पशन को कम करो, रिड्यूस कंजम्पशन। 12 नंबर रिड्यूस कंजम्पशन। फिर 13 नंबर में हो गया, अब 13 नंबर जो है वो बहुत नेगेटिव नंबर है, इसीलिए इसको क्लाइमेट चेंज दे दिए। 14 और 15 नंबर में हम लोग दे दिए वाटर लाइफ और लैंड लाइफ। 16 नंबर मतलब एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, यानी कि जस्टिस मांग रहा है, पीस मांग रहा है। और 17 नंबर मतलब कि पार्टनरशिप करेंगे फॉर ग्लोबल अचीवमेंट। ठीक है, तो ये सब तो हो गया 17 गोल। ये 17 जो गोल था ये किसके द्वारा आया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में, और इसके साथ साथ 169 मैंडेटरी टारगेट्स भी दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिपोर्ट में क्या कहा गया। सबसे पहले रिपोर्ट में कहा गया कि एवरेज में देखा जाए तो 16% जो है ना गोल्स, उस तो ट्रैक में है, अच्छे से वो सब फॉलो हो रहा है, लेकिन बाकी जो 84% है वो अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है और ऑफ ट्रैक है, ट्रैक में नहीं है। जिसमें से कि 4 ऐसा एसडीजी है जो कि बहुत क्रूशल है, कंसर्निंग है, लेकिन वो सब ट्रैक में नहीं है, जैसे कि एसडीजी 2, 11, 15 और 16। ब्रिक्स कंट्रीज और ब्रिक्स प्लस कंट्रीज, ये जो है ग्लोबल स्पीड को आउटपेस कर दिया है, यानी कि इससे भी ज्यादा स्पीड में ये लोग चल रहा है। अब क्या क्या चीज चिंता का विषय है, एसडीजी 2 के अंदर ओबेसिटी रेट्स, ये चिंता का विषय है। एसडीजी 15 के अंदर रेड लिस्ट इंडेक्स, ये चिंता का विषय है। एसडीजी 16 में प्रेस फ्रीडम, ये चिंता का विषय है। एसडीजी 12 में नाइट्रोजन मैनेजमेंट, ये चिंता का विषय है। और एसडीजी 3 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये चिंता का विषय है। अगर कोई एसडीजी ऐसा है जो कि अच्छा काम कर रहा है पूरे दुनिया में, वो है एसडीजी 9। एसडीजी 9 मतलब इनोवेशन। कौन सा कंट्री है जो कि अच्छा ग्रोथ में है, अच्छा रास्ता में है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस। कौन सा कंट्री अच्छा ग्रोथ में नहीं है, पुअरेस्ट कंट्री, जो गरीब कंट्रीज है वो लोग अच्छा स्थिति में नहीं है। इंडिया का क्या परफॉर्मेंस है, इंडिया का रैंक है 109। कौन सा एसडीजी में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एसडीजी 1 और एसडीजी 4, नो पॉवर्टी और क्वालिटी एजुकेशन। कौन सा ऐसा एसडीजी है जहां पर इंडिया अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है,
SDG 11 यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड सस्टेनेबल कम्युनिटीज, हिंदू हिंदू लड़ाई लड़ाई, और SDG 13 क्लाइमेट एक्शन टारगेट्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पा रहा है उन कंट्रीज में जहां पर पैसा नहीं है, जो गरीब कंट्रीज है। तो गरीब कंट्रीज है तो उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। हम लोग नया नया इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जो क्या करेगा, फाइनेंसिंग करेगा। तो नया नया इंस्टीट्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे जो कि फाइनेंसिंग करेगा। किसको करेगा? लो इनकम कंट्रीज को और लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को। ठीक है, ताकि उन लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल मिल पाए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। हंगर और ओबेसिटी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि 2030 तक 600 मिलियन व्यक्ति ऐसा होगा जो कि हंगर और ओबेसिटी रेट से ग्रसित होगा। उसके बाद दूसरा चिंता का विषय है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो करता है अफूलो सेक्टर। अफूलो सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज सेक्टर्स। ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत अच्छा चीज है और ये जब नहीं मिलता है तब आपका गोल पूरा नहीं होता है। तो ग्लोबल कोऑपरेशन को नापने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक इंडेक्स बनाया है, UNMI इंडेक्स। इस इंडेक्स में जो कंट्रीज यूएन का साथ मिल करके सपोर्ट करता है यूएन को और उसका गोल्स पे काम करता है, उसको ये लोग रैंक करता है। तो टॉप 5 में कौन कौन है? बारबाडोस, एंटीगुआ एंड बरबुडा, यूरुग्वे, मॉरिशियस, मालदीव्स। शॉर्ट में याद कर सकते हैं बॉम्ब। कौन कौन सा कंट्रीज है जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन में सबसे नीचे आता है? यूनाइटेड नेशन, सोमालिया, साउथ सुडान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। इंडिया जो है 139 रैंक में है। ठीक है, अब क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? पहला रिकमेंडेशन दिया गया है कि देखो भाई, ग्लोबल कोऑपरेशन नहीं हो रहा है लेकिन ये होना चाहिए। कम से कम 2050 तक एसडीजी जो है वो कोर होना चाहिए ग्लोबल कोऑपरेशन का। साथ में मिल करके हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना चाहिए 2050 तक। ठीक है, ये पहला रिकमेंडेशन था। दूसरा रिकमेंडेशन था कि ग्लोबल कोऑपरेशन को लेकर के हम लोगों को मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग को यूएन एजेंसी को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि वो लोग मॉनिटर कर पाए कि कौन सा देश यूएन के साथ मिलकर के काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तीसरा जो है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क को कम करना है। अगर कोई वाइटल टेक्नोलॉजी है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कैपेसिटी है तो उस कैपेसिटी को हम लोगों को सारे दुनिया में फैलाना चाहिए। और लास्ट में यूएन का पार्लियामेंट्री असेंबली जो है उसको स्टैब्लिश करो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को भी ऐड करो एज ए परमानेंट मेंबर। और ऐसा प्रोसीजर को अडॉप्ट करो जिससे कि वीटो पावर का थोड़ा सा पावर कम हो पाए। तो आशा करते हैं कि आपको हर चीज समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मेरा जो है मोटिवेशन दुगना कर देता है। आपको मालूम है मेरा तबीयत बहुत खराब है, कल भी बहुत खराब था, आज भी बहुत खराब है। इसके बावजूद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये जो वीडियो सेशन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और बहुत मदद करेगा। तो इसको आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आप हो पाए तो। आपका कमेंट मेरा मोटिवेशन बूस्ट करता है। आपका मोटिवेशन देख करके मैं गार्डन गार्डन हो जाता हूँ। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे आने वाले दिनों में फायदा ही पहुंचने वाला है। टेलीग्राम चैनल है कुमार आर्यन टेलीग्राम, वहां पर आपको पूरा डेटा मिल जाता है, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारा पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट फेस होता है तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप मुझे जाकर के डीएम कर सकते हैं, मैं आपका पूरा डाउट को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप कमेंट करिए, कमेंट में भी मैं हमेशा अवेलेबल ही रहता हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, टाटा।